मुनीर साहब सिर्फ एक चीज़ मुझे याद है कि मेरे मैथ्स के टीचर थे, उन्होंने मुझे ये कहा था बुला के कि देखो बेटा, जब अच्छा वक्त हर वक्त नहीं रहता, अच्छा वक्त सदा नहीं रहता ना, तो बुरा वक्त नहीं रहेगा। बिल्कुल सो ऐसे ही ट्रस्ट अल्लाह, इंशाल्लाह तुम निकल जाओगे इस चीज़ से। वेस्टर्न कंट्रीज में भी इट इज़ नॉट लाइक कि वो शुरू से ही ऐसे थे। है। ऐसे ही है। देखिए वो तरक्की करते गए, बाकी चीज़ों को कवर अप करते गए, एंड देन दे स्टार्टेड फोकसिंग ऑन दिस ऑल्सो। हम किसी एक तरफ फोकस ही नहीं कर पाते। और सब इन जो कॉमनवेल्थ के तमाम कंट्रीज हैं, सब एक दूसरे के लाइसेंस को एक्नॉलेज करते हैं। ठीक है। आई स्टार्टेड माई जर्नी इन द ईयर 2000 एंड आई बिकेम कैप्टन इन 2015। 15 साल लगे। 15 साल एज पर सर्टिफिकेट, जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिला, आप उस दिन चीफ ऑफिसर सेल करने के लिए तैयार है। देखिए चीनी जो है ना, चीनी छोड़ना मुश्किल होता है, चीनी खाना बहुत आसान होता है। तो जब आप शिप पे होते हैं तो ये ड्यूटी आवर्स कितने होते हैं आपके यूजुअली पर डे? एज अ कैप्टन आपको कोई ड्यूटी आवर्स नहीं होता है। आपका शिप चल रहा हो और उस पर किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ये हो नहीं सकता। और मेडिकल इमरजेंसीज की केस में जो जिस कंट्री की तरफ आपने डाइवर्ट किया है, वो भी ओब्लाइज्ड है कि वो आपको मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। सही, मना नहीं कर सकते। मना नहीं कर सकते। पंजा सा बना होता है बिल्कुल, ऐसे। बिल्कुल। तो उसका असल पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस यही होता है कि जब डीप सी में आप होंगे, जब आप पोर्ट में बंधे हुए नहीं हैं, लेकिन आपने जहाज को चलाना भी नहीं है, ठीक है, रोकना तो आप कहीं पे खड़े रहना चाहते हैं, तो आप उसको ड्रॉप करके और खड़े रहें। इसमें होता ये है कि इंसान को उल्टियाँ आती हैं, उसको डिजीनेस फील होती है, उसको चक्कर आते हैं, आंखें उसकी लाल हो जाती हैं। टेंडर का मतलब है कि वो जहाज आराम से रोल करेगा और आराम से वापस आएगा। स्टिफ का मतलब है कि वो यूं करेगा और यूं करेगा। ठीक है। सबसे बड़ा जहाज की बात करें जिसमें मैं था, तो इट वाज 333 मीटर लॉन्ग। मीटर? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंक डिजिटल। माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की इस नशिस्त के अंदर एक ऐसे टॉपिक को चूज़ किया है जो कि बहुत कॉमन आपको नहीं मिलता। आप भी कहेंगे कि ये हर रोज़ कोई ना कोई ऐसा टॉपिक लेके आ जाता है जो पाकिस्तान में कॉमन नहीं है। देखें, यही मज़ा है। एक रेगुलर टॉपिक्स के ऊपर बात करना बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं। मेरी कोशिश हमेशा यही रही है कि किसी भी ऐसे टॉपिक को चूज़ किया जाए जो कि कॉमन ना हो और हो मज़ेदार। इस टॉपिक को पिछले मैं तकरीबन इनका कंटेंट जो है कोई 1.5-2 साल से तो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ। जब भी वीडियो देखता हूँ मज़ा भी आता है और एक इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। आप में से बहुत सारे लोगों ने फ़न वीडियो देखी होंगी, डिफरेंट टाइप का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि समुंदर के अंदर का जो सफ़र है, वहाँ जो आपका वक्त है वो कैसे गुजरता है? एक सीमैन की जो लाइफ है वो कितने डिफरेंट है एक कॉमन पीपल से। हम ये समझते हैं कि शायद इनका खुशकी के ऊपर आना थोड़ा सा अजीब है। आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस वक्त राव जाहिद साहब मौजूद हैं। राव साहब से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बीइंग अ कैप्टन ऑफ द शिप, हम अक्सर ये अपनी मिसालों में भी यूज़ करते हैं, जी आप कैप्टन हैं शिप के। तो आज असल जो कैप्टन हैं शिप के, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो ज़मीनी लाइफ है और जो पानी की लाइफ है, इसमें कितना डिफरेंस है और इनकी जो पूरी ये 4 महीने 6 महीने की जो जर्नी होती है शिप के ऊपर, ये किस तरह गुजरती है। अस्सलाम वालेकुम राव साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। और मैंने कुछ शुरू में ठीक बातें की? बिल्कुल दुरुस्त बातें की आपने, बिल्कुल दुरुस्त बातें की। सर मुझे ये बताइएगा कि एक कैप्टन जो हम अक्सर देते हैं ना जी, टीम जीतती है हम उस पर भी कहते हैं जी कैप्टन है ना शिप का। तो शिप के कैप्टन की मिसाल हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी बड़ा कॉमन यूज़ करते हैं। तो आपको कैसा लगता है, क्योंकि आप तो असल कैप्टन हैं शिप के? वेल एक्चुअली अगर हम बात करें तो जहाज़ का कप्तान, और जिसको हम एक नॉर्मल ज़िंदगी में किसी भी चीज़ का कप्तान कहते हैं, इवन घर के सरबराह को भी कहते हैं, सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आके पड़ती है बेचारे। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई फ़र्क नहीं उन चीज़ों में। इट्स ऑलमोस्ट वन एंड द सेम। ठीक है कि किसी ने भी कुछ भी किया, जवाब उसी ने बेचारे ने देना है। ऐसे ही है। सो यस, ताज भी उसके सर पे ही है और जब खुदा न खास्ता कुछ प्रॉब्लम आए तो तब भी उसी को। ठीक है। अच्छा फिर मैं थोड़ा सा आपकी इनिशियल लाइफ के बारे में जानना चाहूँगा। कहाँ पे पैदा हुए, एजुकेशन कहाँ से हासिल की आपने? मुनीर साहब, वालिद साहब फ़ौज में थे। ठीक है। पैदा मैं हुआ था रावलपिंडी में, और वालिद साहब जो है नॉन कमीशन रैंक पे थे, सूबेदार से रैंक से रिटायर्ड हुए थे 1998 में लाहौर में। और उसके बाद ये कि जहाँ जहाँ वालिद साहब जाते रहे वहाँ वहाँ हम जाते रहे। सही। तो एजुकेशन मैंने यूजुअली जितनी भी हासिल की वो सारी की सारी गवर्नमेंट स्कूल से ही थी। लाहौर में जब हम आए थे तो लाहौर में जो मेरा स्कूल था वो था गैरिजन बॉयज़ हाई स्कूल, तुफैल रोड वाला। ठीक है, सही। वहाँ पे था मैं। और उसके बाद ये था कि यहाँ पे मैं भी 1 साल ही हुआ था, तो यहाँ के बाद मैं चला गया मिलिट्री कॉलेज में, MCJ सराय आलमगीर। 5 साल वहाँ रहे, 5 साल वहाँ बोर्डिंग की ज़िंदगी गुजारी, और उसके बाद हम चले गए कराची। बाकी ज़िंदगी गुजरी 2 साल गुजरे कराची में, उसके बाद से शिप के ऊपर। ठीक है। एट द एज ऑफ 21 आई वॉज ऑलरेडी अर्निंग।
ठीक है। तो इसमें सर जब आपने ये डिफरेंट शहरों का जो है ना आपने लाइफ गुजारी, इसमें क्या आपको डिफरेंस लगा? डेफिनेटली बड़े शहर जो है उनकी लाइफ स्टाइल में और छोटे शहरों के लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर आता है। तो आपको क्या लगा? अभी खासतौर पे मैं कराची का पूछना चाहूँगा और लाहौर के बीच में जो आपको डिफरेंस क्या फ़ील हुआ? देखिए, मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। आई एम अ वेरी डिफरेंट गाय। मुझे सुकून जो है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है। तो जब भी मेरे वाले साहब की पोस्टिंग किसी ऐसी जगह पे होती थी ना जो पुरसुकून इलाका होता था, छोटा शहर होता था, मुझे वहाँ ज़्यादा मज़ा आता था। ठीक है। कॉन्ट्रेरी टू द नॉर्मल बिलीव के कराची में ज़्यादा मज़ा आएगा या लाहौर में ज़्यादा मज़ा आएगा, तो नहीं, मुझे हमेशा डेरा नवाब में ज़्यादा मज़ा आया, बहावलपुर में ज़्यादा मज़ा आया, एबटाबाद में ज़्यादा मज़ा आया। मतलब आपको शहर के शोर शराबा ये चीज़ें इतनी पसंद नहीं है? इट्स टू मच हसल एंड बसल फॉर मी। तो ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह ताला ने आपकी वही जो नेचर थी उसी को ही आपकी प्रोफेशन भी बना बहुत दिया? सुकून होता है समंदर में। वहाँ तो सिर्फ क्योंकि चंद एक लोग हैं आपके साथ जिनके साथ आपने 4-6 महीने का सफ़र गुजारना है। लेकिन सफ़र हमारा 4-6 महीने का वैसे होता नहीं है। अच्छा। एग्जैक्टली, इट डिपेंड्स अपॉन द वॉयज कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, क्या कमोडिटी लेके जा रहे हैं। सही है। It can be as short as a few hours and it can be as long as 32-33 days. So it depends. सही It depends. आगे जाके इस पे डिटेल में हम बात करेंगे। जब आप अपनी एजुकेशन हासिल कर रहे थे, कोई फैमिली की तरफ से प्रेशर था कि फ़ौज में ही जाना है या कोई ख़ास डिपार्टमेंट चूज़ करना है? बिल्कुल था, क्योंकि कहते हैं कि मेरे फादर जो थे ना वो नॉन कमीशन रैंक पे थे, और मेरे फादर को शायद, जो मुझे लगता है कि उनको बचपन से एहसास हो गया था कि यार मेरा बेटा जो है ना वो थोड़ा सा काबिल है, कुछ कर सकता है। सही। तो वो मुझे बचपन से मोटिवेट करते रहते थे कि यार बेटा तुमने ना फ़ौज में अफसर बनना है। ठीक है। और यही वजह थी कि मैं MCJ में भी गया, मिलिट्री कॉलेज जेल में भी गया। तो प्रेशर तो ऐसा मैं नहीं कहूँगा, प्रेशर तो मुझ पर खुद ही आ गया था जब मैं मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में हुआ ये था कि मैं MCJ में 5 साल पढ़ता रहा। MCJ में 5 साल पढ़ने के बाद ज़ाहिर बात है मैंने ISSB के लिए अप्लाई किया। ISSB में क्लियर हो गई, वाली साहब ने मिठाइयाँ सब कुछ बांट दी। ठीक है, तो क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी वो लिस्ट निकलवा ली थी और मैं ऑलरेडी मेरिट पे था, एवरीबडी न्यू कि ठीक है मैंने PM में जाना ही जाना, फौज में अफसर बनना ही बनना। मेडिकली में अनफिट हो गया, जिसकी मुझे आज तक समझ नहीं आई कि क्यों। अच्छा। क्योंकि द डॉक्टर फाउंड आउट कि आई वाज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन विच वाज इम्पॉसिबल, क्योंकि मैं 5 साल MCJ में रहा और हर साल हमारा मेडिकल होता था। सही। उसके बाद भी हर साल होता आ रहा है, अभी तक मुझे किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। क्यों हुआ? मेरे ख्याल में अल्लाह की मर्जी थी शायद कि मैं इस तरफ जाऊँ। ठीक है। क्योंकि प्रॉबली अगर मैं फ़ौज में जाता तो शायद मैं अपने आप को इतना ज़्यादा वेल एस्टेब्लिश ना कर पाता। सही, बिल्कुल सही। तो प्रेशर ये था कि जब वो मैं फ़ौज में नहीं हुआ, क्योंकि मेरा माइंडसेट बन चुका था ना कि हाँ मैं जा रहा हूँ, मेरा 100 PM लॉन्ग कोर्स है, मैं ऑलरेडी मेरिट पे हूँ, ये मेरे दोस्त हैं जो मेरे साथ जा रहे हैं, और एकदम आपको शौक लगे अरे आप नहीं जा रहे। हाँ, और वो भी मेडिकल के रीज़न से। और वो भी मेडिकल के रीज़न से, वो भी एक ऐसी चीज़ जो कि आपने कभी सोची नहीं थी कि ऐसा भी होगा। हाँ। तो दैट वाज अ टाइम के जो आई थिंक आई वुड कंसिडर एज वन ऑफ द लोव्स ऑफ माई लाइफ। उस वक्त मैं वाकई परेशान भी ज़्यादा था, प्रेशराइज भी फील कर रहा था। तो दैट वाज वन। कैसे निकले सर इस पूरी सिचुएशन में? क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है। अल्लाह पाक ने निकाला। उस वक्त काउंसलिंग तो कोई होती नहीं थी। अब काउंसलिंग क्या, अब हमारे घर वाले सादा से लोग थे, उन्हें क्या पता कि ये किस प्रेशर में से, उनको बस ये पता था हाँ परेशान है, ठीक है ठीक हो जाएगा बस। सही सही। ठीक है, और मुझे खुद भी यही पता था, इससे ज़्यादा मुझे भी पता नहीं था। ठीक है, हाँ बस मुझे ये था कि एक मेरे टीचर थे, मैथ्स के टीचर थे, अभी तक मैं उनसे इन टच में हूँ। मिलिट्री कॉलेज जेल में उन्होंने 5 साल हमें पढ़ाया, बहुत अच्छे उस्ताद थे। मैं एक दफ़ा अपने सर्टिफिकेट से नहीं गया तो उन्होंने मुझे बुला के बिठाया, मुझे एक बात की, उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं, अगर बुरा वक्त हमेशा, अगर अच्छा वक्त हमेशा नहीं रहता ना तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा, अल्लाह पे भरोसा करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। सही। तो बस ऐसा ऐसा अपने आप को, मतलब मैं तो ये कहूँगा अल्लाह पाक ने बस निकाल दिया मुझे उस डिप्रेशन से, वरना दैट डिप्रेशन कुड हैव लास्टेड फॉर लॉन्ग। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा सर, ये बड़ा मुश्किल होता है इस तरह की सिचुएशन से निकलना, लेकिन आपने डेफिनेटली अल्लाह की मदद तो होती ही होती है, लेकिन कुछ इसमें आपको एक्सटर्नल कुछ ऐसे ही आपको लगा कोई किसी टीचर ने, कोई पेरेंट्स ने या किसी कोई मेंटोर ने यहाँ पे आपका कोई किरदार प्ले किया हो? मुनीर साहब, सिर्फ एक चीज़ मुझे याद है कि मेरे मैथ्स के टीचर थे, उन्होंने मुझे ये कहा था बुला के कि देखो बेटा, जब अच्छा वक्त हर वक्त नहीं रहता, अच्छा वक्त सदा नहीं रहता ना तो बुरा वक्त नहीं रहेगा। बिल्कुल। ट्रस्ट अल्लाह, इंशाल्लाह तुम निकल जाओगे इस चीज़ से। तो आई थिंक मैंने खुद कुछ कोशिश अगर जानबूझकर की हो तो मुझे तो याद भी नहीं। सही। मैं तो यही कहूँगा कि यार अल्लाह का शुक्र है मैं उस सिचुएशन से निकल गया, क्योंकि इसी तरह की सिचुएशंस में मैंने आज के कल के यंगस्टर्स को ना सिर्फ एक फंसते देखा है बल्कि वहीं पे स्टैग्नेंट होते देखा है, एंड दैट्स अ वेरी बैड प्लेस टू बी। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ से मैं निकल आया, वरना दैट कुड हैव हर्ट मी अ लॉट। अच्छा, वैसे इस पे लाइटर नोट पे पूछना चाहूँगा कि हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं, देखें मतलब कहने को 250 मिलियन
की आबादी हम लोग हो चुके हैं, इस तरह की चीज़ें क्यों यहाँ पे अभी तक डेवलप नहीं हो पा रही, जबकि हम वेस्टर्न वर्ल्ड में देखें तो वहाँ पे आपकी काउंसलिंग भी की जाती है, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो या किसी भी तरह की काउंसलिंग हो, वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाता है। इवन गवर्नमेंट के एंड से सोसाइटीज़ के अंदर जो है ना डिबेट की जाती है इस चीज़ पे। हमारे यहाँ इस चीज़ को बिल्कुल जो है ना इग्नोर किया जाता है, ख़ास तौर पे जब कोई इस तरह का मैटर आ जाता है कि एक बंदे को वाकई जेन्युइनली हेल्प चाहिए, वहाँ पे हेल्प करने की बजाय उस पर तानाकशी की जाती है। मुनीर साहब, दो तीन चीज़ें मेरी समझ में इस ज़ुमरे में आती हैं। पहली चीज़ तो ये कि ऐसा नहीं है कि हम लोग कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे हैं। देयर आर इंस्टीट्यूशंस एंड देयर इज़ एजुकेशन, बट ये कि ज़्यादातर हमारे जो मसाइल हैं वो हमारे मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन की देन है, लोगों की गुर्बत की देन है। और अगर आप ये देखें इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स कि हमारे कितने ज़्यादा मसले मसाइल हैं, तो हमारे जितने मसले मसाइल हैं और जितनी हमारे यहाँ गुर्बत के लिहाज से बीमारियाँ मौजूद हैं, हमारे पास और बहुत करने को कुछ ठीक है। हम वो गरीब बेचारा जो है ना, उसको अगर आप उसकी बाकी बीमारियों का जिक्र करना शुरू कर देना जो कि उसको फिजिकली हार्म कर रही हैं, तो उसकी मेंटल स्टेट तो बहुत आखिर में जाके सोची जाती है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो इवन वेस्टर्न कंट्रीज में भी इट इज़ नॉट लाइक कि वो शुरू से ही ऐसे थे। ऐसे ही है। ठीक है, वो तरक्की करते गए, बाकी चीज़ों को कवर अप करते गए, एंड देन दे स्टार्टेड फोकसिंग ऑन दिस आल्सो। हम किसी एक तरफ फोकस ही नहीं कर पाते। तो आपको क्या लगता है कि ये 25 करोड़ आवाम के ऊपर ये जो 25,000 सो कॉल्ड पॉलिटिशियन कह लें या जो भी नाम देना है इसको, देखिए, अब आप दोनों जानते हैं पॉलिटिशियन नहीं है, ठीक है। पॉलिटिशियंस आर जस्ट अ फेस, उनको गालियाँ खाने के लिए रखा हुआ। अभी आप डालिए, अपने डालना है अपने व्लॉग में डाल दीजिएगा, नहीं डालना ना डालिएगा। हकीकत तो यही है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज के जो पॉलिटिकल सिचुएशन आपको नजर आ रही होती है वो तो कुछ भी नहीं होती, फैब्रिकेटेड होती है सारी की सारी, ठीक है। और जैसे हम पॉलिटिशियंस को पहले कहते थे कि अरे 2-3 साल के लिए आया, बस इसकी कोशिश है मैं खाऊं और भाग जाऊं, लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते थे, तो दोबारा आएगा फिर भी खा लेगा। असल में खाकर तो जिसने भागना है वो उसने भी भागना है, इससे दोबारा नहीं आना कभी भी। ठीक है, जिसने बाहर के मुल्क में जाके गोशा नशीनी में ज़िंदगी गुजारनी है, तो सब काम तो उसने ख़राब किया हुआ है। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें से थोड़ा सा मैं दोबारा वापस आऊँगा उसी पे, जब आपने अपनी एजुकेशन मुकम्मल कर ली, उसके बाद फिर ये मेरीन की लाइफ की तरफ किस तरह से आपका ध्यान गया, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर तो इतनी ज़्यादा कॉमन है भी नहीं ये डोमेन, तो आपने इसको किस तरह सेलेक्ट किया? देखिए मुनीर साहब, जब मैं पढ़ रहा था ना, एंड व्हेन आई वाज यंग, आई वाज रियली, मेरे अंदर एक चीज़ थी हमेशा से कि यार आई वांट, मेरे फादर मुझे हमेशा से मोटिवेट भी करते थे, और मेरे अपने अंदर भी ये चीज़ थी कि मेरे फादर मुझे कहा करते थे कि बेटा मैं अपना इतना ग्रो नहीं कर सका, लेकिन जितनी मेरी कोशिश थी मैंने किया, यू हैव टू गो वन स्टेप अहेड ऑफ मी। बिल्कुल सही है। और मुझे ये लगता था कि यार शायद मैं इंशाल्लाह ये कर लूँगा, ठीक है। तो मुझे हमेशा से ये था कि यार एक वो ईगरनेस आपके अंदर होती है ना कि यार मैं जल्दी से जल्दी अपना कुछ शुरू करूँ और अपनी मैं अर्निंग करना शुरू करूँ, ठीक है ना। आई शुड मेक अ प्लेस फॉर माई सेल्फ, वो मेरे अंदर शुरू से था। अब जब ये एक डिप्रेशन का टाइम आया और जब मैं फ़ौज में नहीं गया, सही, उस वक्त मुझे सबसे क्विकेस्ट कमाने का तरीका यही लगता था कि आप PMA का कूल गए, 2 साल आपने वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग की, उसके बाद आप अपनी यूनिट में गए, आपने कमाना शुरू कर दिया। सही। तो जब ये उसी ज़माने में जब ये लास्ट डेज चल रहे थे, तो हमारे यहाँ मर्चेंट नेवी के बारे में भी डिस्कशंस हुआ करती थी, एंड द ओनली नॉलेज आई हैड अबाउट मर्चेंट नेवी वाज कि एक शिप होता है जिसने कार्गो कैरी करना होता है, और उस पर लोग होते हैं, उनकी सैलरी बहुत अच्छी होती है। सही, ठीक है। I was not money was a motivation. I was not at all, you know, क्या उसको कहना चाहिए, एक्साइटेड कि दुनिया में घूमूंगा या ये समुद्र, मुझे एक ही चीज़ की एक्साइटमेंट थी कि हाँ यार दिस इज़ द फास्टेस्ट वे दैट आई कैन स्टार्ट मेकिंग मनी। बिल्कुल सही। पैसे जब आ जाएंगे तो दुनिया तो आप घूम ही सकते हैं, उसमें कोई सी बड़ी बात, ठीक है। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये पता था कि 2 साल मैंने पढ़ना है और 2 साल के बाद आई विल बी ऑन शिप एंड आई विल स्टार्ट अर्निंग द मनी, मुझे सिर्फ इतना ही पता था। सही सही। तो अगर मैं आपको कहूँ ना कि मैंने, मुझे कुछ बड़ी मोटिवेशन थी, ये था, वो तो वो बेवकूफ़ वाली बात होगी, मुझे कोई मोटिवेशन नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था। स्टडी सिर्फ 2 साल की है कैप्टन बनने के लिए? नहीं, इसकी स्टडी बड़ी लंबी होती है, वो तो हमें बाद में पता चला। अच्छा। वो जो पहले 2 साल आप पढ़ते हैं ना अकेडमी में, और उसके बाद आप जो शिप पे जाते हैं, वो तो पहली आपकी प्रिपरेशन होती है जहाज पे जाने के लिए। ओके, अच्छा, ये थ्योरेटिकल है 2 साल? 2 साल आपने थ्योरेटिकल स्टडी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद वो आप पहले अपने शिप पे आप जाते हैं, जैसे कैडेट जा रहा होता है अपने जहाज के ऊपर, उसके बाद आगे हर रैंक से पहले उसकी अपनी स्टडीज़ हैं और उसका अपना एग्जामिनेशन है, जो कि पाकिस्तान में भी आप दे सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में भी दे सकते हैं, यूके में भी, न्यूजीलैंड में भी, किसी भी कॉमनवेल्थ कंट्री में आप दे सकते हैं। वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज्ड है ये? वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज्ड है, और किसी भी कॉमनवेल्थ कंट्री में आप दे सकते हैं। फिर आपको लाइसेंस मिलता है कि हाँ यू कैन बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट रैंक, ठीक है। और सब इन जो कॉमनवेल्थ के तमाम कंट्रीज हैं, सब एक दूसरे के लाइसेंस को एक्नॉलेज करते हैं, ठीक है। तो और उससे पहले स्टडीज़ भी करनी होती हैं 7-8 महीने। तो ये तो बाद में समझ आई ना कि अच्छा अब ये बार बार पढ़ना पड़ेगा कप्तान बनने तक। अच्छा, कैप्टन जो है इसमें सबसे हाईएस्ट रैंक है? जी बिल्कुल, ठीक है। तो वहाँ तक पहुँचने की जो जर्नी है, स्टार्टिंग फ्रॉम जो इनिशियल 2 years आपने स्पेंड की, और वहाँ तक की जर्नी कितने साल लगे आपको? कितने साल लगे? आई स्टार्टेड माई जर्नी इन द ईयर 2000,
एंड आई बिकेम कैप्टन इन 2015. 15 साल लगे. 15 साल लगे. 15 साल और ये कॉमन है या कुछ लोगों को इससे ज़्यादा भी लगता है, कुछ लोगों को इससे कम भी लगता है? नहीं, ये कॉमन नहीं है बिल्कुल भी. ये ठीक कॉमन है. नहीं है. कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कि से कम टाइम लगता है, 7-8 साल भी लग जाते हैं कुछ लोगों को. और कुछ ऐसे भी हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. दे कैन टेक अप टू 20-30 ईयर्स. तो इसका ताल्लुक आपके खुद के पर्सनल इंटेलेक्ट लेवल से है या क्या है इसमें? नहीं, इसका ताल्लुक जो है सबसे ज़्यादा इस चीज़ से है कि देखें, जो हमने एक दरमियान सी मॉडरेट सी जो हमने कैलकुलेशन एक की हुई है ना, कि फ्रॉम 15 to 20 ईयर्स इज़ अ नॉर्मल टाइम फ्रेम कि जिसमें एक अच्छा बंदा सही कप्तान बन सकता है. ठीक है. ठीक है. अगर आपने उससे जल्दी बनना है ना, मैंने आपको कहा ना, इससे जल्दी भी लोग बन जाते होते हैं. ठीक है. तो आई कंसिडर माई सेल्फ एज परफेक्टली फाइन. सही, बिल्कुल ठीक है. इससे जल्दी आपने बनना है तो आप क्या करें कि आप जो है ना वो कंपनी स्विच ओवर करते रहें. ओके. आपकी कंपनी में मैं सेल कर रहा था 3rd अफसर. ठीक है. मैंने एग्जाम किया सेकंड अफसर. मैंने एग्जाम किया चीफ अफसर का. अब आप कह रहे हैं कि नहीं, अभी आपका टाइम पीरियड नहीं हुआ, आपको एक्सपीरियंस चाहिए, अभी आपने 1 साल और सेल करना है. इनकी एक और कंपनी है, ये कहते हैं मेरी कंपनी में आज चीफ अफसर बना देता हूँ. अच्छा, तो फिर ये पैरामीटर्स कहाँ गए सर, जो आप कह रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज्ड है, तो वो लोग नहीं इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे? सर्टिफिकेट रिकग्नाइज्ड है. एज पर सर्टिफिकेट, जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिला, आप उस दिन चीफ ऑफिसर सेल करने के लिए तैयार है. ओके. ठीक है. लेकिन कंपनीज इतनी जल्दी प्रमोट नहीं करती. ओके, ठीक है. वो कहते हैं कि अब बंदे के पास लाइसेंस आ गया ना, नाउ ही शुड गेन सम मोर एक्सपीरियंस. सही. क्योंकि अब नाउ ही इज मेंटली रेडी टू बिकम चीफ ऑफिसर. बिल्कुल सही. पहले सिर्फ ये पढ़ रहा था. तो अब इसको ना, उसको फिर हम एक और रैंक उन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिया, असिस्टेंट चीफ ऑफिसर. ठीक है. कि वो आप सेल करें जी 2 साल. हाँ, सही. ठीक है. वो बंदा कहता है यार मेरी नई नई कंपनी बनी है, मुझे अच्छे लोग भी मिल रहे हैं. अब इसने ना जाहिद ने एक अच्छी कंपनी में सेल किया हुआ है. ठीक है. और उसके पास लाइसेंस भी है, ये रेडी भी है. मेरे पास आ जाओ, मैं चीफ. अब मैंने ये 2 साल स्किप कर दी, मैं वहाँ चला गया. ठीक है. अब मैंने एक और अपना एग्जाम किया, मैं कप्तान बनने के लिए तैयार हो गया. तो अब ये मुझे कहते हैं कि नहीं सर आप ऐसा करें कि भी ना आप थोड़ा सेल कर लें 2-4 साल ना, अब ये शिप्स हमारे पास कम है, ये वो है. उसने बंदे ने मुझे ऑफर किया जी आपके पास तो कैप्टन का लाइसेंस है, आप 2 अच्छी कंपनी में सेल कर चुके, मेरे पास आ जाए. सही सही सही. इस तरह लोग जल्दी बन जाते हैं. सही. तो मतलब जुगाड़ है इस पे भी. हाँ, लेकिन आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ दैट. ठीक है. क्योंकि मैंने इस तरह के लोगों में बहुत सारे लैप्सेस पाए हैं. जब आप जंप कर रहे होते हैं ना स्टेयर्स को, तो बीच में से फिर स्टेयर्स आपकी स्किप होती हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. जाहिर है आपने जो एक प्रोसेस है उसको बाईपास कहीं ना कहीं किया है, तो कहीं ना कहीं तो फिर प्रॉब्लम तो होनी ही होनी है. आपकी पर्सनैलिटी में शो होता है. अच्छा, आपने भी थोड़ी देर पहले एक वर्ड यूज़ किया था कि व्हेन आई वाज यंग. इससे पहले मैं अपने प्रोफेशन, आपका जो जर्नी है उस पर डिस्कशन स्टार्ट करूं. आपने कहा कि आई वॉज यंग. ठीक है, मान लिया. बीच में एक टाइम ऐसा आया कि आपने बुढ़ापे का सफ़र भी थोड़ा सा तय किया, लेकिन माशाल्लाह दोबारा यंग हो गए आप. 100 kg से आपका 69 पे माशाल्लाह. ये लक 28 और 48 वाला तो चक्कर नहीं करने के लिए. मुनीर साहब, एट माई हार्ट, ठीक है, आई वॉज ऑलवेज 24. ठीक है. एंड आई एम स्टिल 24. ठीक है. मैं इनफैक्ट जब 1.5 साल पहले व्हेन आई वाज लिटिल चबी और थोड़ा सा भारी भी था, तो तब भी मैं थोड़ा सा नहीं, माशाल्लाह 100 साल काफ़ी हो जाता है. लेकिन मैं फिजिकली इनएक्टिव तब भी नहीं था. ठीक है. ठीक है. तब भी मेरी रमज़ान में पूरी रातें क्रिकेट खेलती ही गुजरती थी. तो मेरी मदर का ये कहना था कि जो है ना, ये मेरे घर में एक और बच्चे का इजाफा हो गया. ये जो है ना, ये वैसे जब जाता तो अपने आप को कह रहा था मैं घर पैसे कमा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, फलांगा. घर जाके बच्चा बन जाता है. सही. तो अपना बच्चा वो आपके अंदर ना सिर्फ एक जिंदा हमेशा रहना चाहिए, वो होना चाहिए, वो आपको यंग रखता है. बिल्कुल ऐसे ही. ठीक है. और दूसरी बात है कि मैं तो आई नेवर फेल्ट ओल्ड एट माई हार्ट इवन फॉर अ सिंगल पीरियड ऑफ टाइम. व्हेन आई यूज द वर्ड व्हेन आई वाज यंग, आई वाज मैं वो एज का जो नंबर है ना, मैं उसको रेफर करता था. जाहिद भाई, वैसे ऑनेस्टली बताऊं, जब थोड़ा सा, क्योंकि मैं खुद इस वक्त ओवरवेट हूँ, तो मुझे पता है ये जब बंदा थोड़ा सा ओवरवेट हो जाता है ना, तो फिर ये बंदा कहता है मैं अंदर से अभी भी जवान हूँ. लेकिन भैया अंदर से कुछ नहीं होता, मेन चीज़ है बाहर. ठीक है. मैं एक्टिव था, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं एक्टिव था. ठीक है. तो ये सर सफ़र अभी किस तरह तय किया है ये, मतलब क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है ये प्रोसेस, जो एक दफ़ा आप वेट इतना हाई लेवल पे चले जाए, 100 kg जो है ना, वो तो मतलब बहुत मुश्किल, बड़ा गर्क होने वाला हिसाब होता है. शुरू में आपको बहुत मुश्किल है. हाँ. तो उसके बाद कैसे ये पूरा थोड़ा सा अगर जर्नी बताना चाहें क्विकली, कि किस तरह से आपने ये मोटिवेशन अपने अंदर लेके आए, फिर उसको कंटिन्यू किस तरह की, ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड यूज़ किया ना मुनीर भाई, मोटिवेशन का, ये बहुत ही राइट वर्ड है सिचुएशन के लिए. आप में मोटिवेशन नहीं होती तो आप वर्कआउट स्टार्ट ही नहीं करते. सही है. मोटिवेशन इज रिक्वायर्ड नॉट फॉर अ सिंगल थिंग, इट इज रिक्वायर्ड फॉर एवरीथिंग. आप और मैं बैठे जो पॉडकास्ट कर रहे हैं और आप जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको भी कोई मोटिवेशन थी तो आपने शुरू किया. मैं भी अपने जो वीडियोस बनाता हूँ, मुझे मोटिवेशन है तो मैं करता हूँ. ठीक है. तो मोटिवेशन मुझे बेसिकली आई कहाँ से? मुझे 2-3 चीज़ों से आई, और मेरे ख्याल में सबको अगर हम मिला ले तो मैं ये कहूँगा कि हाँ यार, दिस गिव मी अ फुल पुश के जनाब अब करो. पहली चीज़ तो ये कि जो मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले बात की ना, कि मैं हमेशा एक्टिव था. दिस इज एक्चुअली नॉट रॉन्ग, मैं वाकई एक्टिव था.
तो हम लोग टेबल टेनिस खेल रहे थे शिप के ऊपर। ठीक तो है। एक इंडिया का मेरा कैडेट था, उसका नाम था अमन राठी। अभी तक हम जो है आपस में इन टच हैं। सही। बड़ा अच्छा यंग लड़का था। तो वो उसको ज़रा शौक था वर्कआउट शर्कआउट करने का। ठीक है। वो हमारे साथ टेबल टेनिस खेल रहा था। वो वर्कआउट में अच्छा था, उसको टेबल टेनिस नहीं थी आती। हम टेबल टेनिस और क्रिकेट में अच्छे थे। अच्छा, क्रिकेट में वो भी अच्छा था, हमें वर्कआउट करना नहीं था। ठीक है। तो हम टेबल टेनिस खेल रहे हैं ना, तो जब 2-4 बार हम उछले तो मेरे घुटने में ना एकदम हल्का सा थोड़ा सा मैंने कहा यार अमन ये क्या होगा। उसने कहा कैप्टन साहब आप ना थोड़ा सा वर्कआउट करना शुरू करें, आपका वेट जल्दी कम हो जाएगा। क्योंकि मैंने जब ये अपने घुटने पे हाथ रखना, मैंने कहा लगता है वजन बहुत बढ़ गया, घुटना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम क्या समझते हो 2-4, मैंने कहा बारबल और डंबल उठा के तुम समझते हो तुम्हें सब कुछ करना आता है। मैंने कहा हम भी कर सकते हैं। तो कहता तो सर फिर कर लेना। अब वो एक कैप्टन और कैडेट पहली बार जहाज पे है, कप्तान साहब बंदे की थोड़ी सी ईगो भी हर्ट होती है। मैंने कहा क्या समझता है मैं भाग नहीं सकता। हम चढ़ गए ट्रेडमिल के ऊपर। हमसे तो 500 मीटर नहीं भागा गया। तो उस दिन पहली शर्मिंदगी का सामना और हुआ। ये आपकी एक्टिवनेस के बावजूद ये हालात थे, क्योंकि क्रिकेट में आप बेसिकली शॉर्ट रन कर रहे हो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। आप गए बाउंड्री तक भाग के आ गए, आप 500 मीटर या 1000 मीटर या 3-4 किलोमीटर तो नहीं भाग रहे होते आप। ठीक है। अब मुझे लगा कि यार 100 मीटर 200 मीटर भाग लेते हैं तो हम ज़्यादा भी भाग लेंगे। लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि यार आप नहीं भाग सकते। तो एक तो वो एम्बेरसमेंट हुई। खैर वो एम्बेरसमेंट साइड पे असल मुझे जो मोटिवेशन मिली ना, वो यहाँ से मिली कि मेरे 2 फ्रेंड्स थे और दोनों का बेचारों का जो है वो हार्ट का इशू हुआ। अच्छा। एक को स्टेंट्स डले, एक की हुई ओपन हार्ट सर्जरी। एंड वन थिंग दैट वाज कॉमन बिटवीन मी एंड देम वाज के वी ऑल वर ओवरवेट एंड वी ऑल वर स्मोकर्स आल्सो। ठीक है। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा जाहिद ये जो है ना ये अच्छी बात नहीं है। एक तो चीज़ हो ना कि जो आपके बस में ना हो, तो बंदा कहता है कि यार ये तो मेरे बस में ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता। मैंने कहा वेट लॉस जब इतने सारे लोग कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते? Why is it so hard for you? बिल्कुल। So that was the day I started. सही। ठीक है। पहला दिन टेरेबल, दूसरा दिन जिम में जाने को दिल नहीं था कर रहा, बट आई स्टिल वेंट। तो इट वाज मोर टेरेबल। ठीक है। और पहले हफ्ते के बाद मुझे दिल कर रहा था कि मैं कमरे से बाहर ना निकलूं, बट वो पहला हफ्ता ही था बस। सही। उसके बाद वो चीज़ डिसिप्लिन में आ गई, फिर चलना शुरू हो गई, और फिर अच्छी मोटिवेशन मुझे तब मिली कि जब मुझे रिजल्ट्स नजर आना शुरू। ठीक है। दैट टुक अबाउट 2 वीक्स। 2 वीक्स। 2 हफ्ते तक तो मेरी बॉडी ने कहा नहीं। हाँ वो ज़ाहिर आपको खलियाँ पड़ी होती हैं, पूरा एकदम चोक हुआ होता है पूरा। ऐसे वो बॉडी का वेट भी नहीं कम हो रहा था, आपको कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। आपको अपने आप को आप देखते हो चेहरे में, उसको शीशे में, तो आपको लगता है मेरे चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही हैं। हाँ। तो इसमें खाली सिर्फ एक्सरसाइज ने किरदार अदा किया या आपने डाइट के ऊपर भी थोड़ा सा हाथ हल्का किया? शुरू में सिर्फ एक्सरसाइज थी। अच्छा ठीक है। शुरू में सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज थी। आई यूज्ड टू रन फॉर 8 किलोमीटर्स 9 किलोमीटर्स। ठीक है। और a human body is a very very magical thing. अब वो बंदा जो शुरू में 500 मीटर नहीं था कर रहा, वो महीने बाद जो है वो ही वाज डूइंग 8 किलोमीटर्स। ठीक है। तो वो बड़ी जल्दी अडॉप्ट करती है। तो उसके बाद जब आपको बॉडी में जब मुझे चेंजेस नजर आना शुरू हुई ना, वेट स्केल पर तो नजर आना शुरू हो गई थी, जब मुझे बॉडी में नजर आना शुरू किया मेरी वेस्ट अब स्लिम होना शुरू हो गई। फिर मैंने सोचा कि नाउ आई शुड फोकस ऑन माई डाइट ऑल्सो। ठीक है। तो उसमें सिर्फ 2-4 चीज़ें मैंने की थी। एक तो मैंने चीनी ख़त्म कर दी थी और एक सॉफ्ट ड्रिंक्स बिल्कुल बंद कर दी थी। ठीक है। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स मैं अभी भी नहीं पीता, चीनी में भी खा लेता हूँ। ठीक है। अब तो मेंटेन हो गया ना, अब हल्का फुल्का तो चीनी मतलब अभी भी ऐसे कि चाय में नहीं, चाय में नहीं। कोई अगर बेगम कोई मीठा वीठा ले आई तो बस एक आध दफ़ा खा लिया, या अभी बच्चे की बर्थडे है केक कटा तो फिर वो तो खाई। अच्छा वैसे इस थ्योरी पे आपका कितना बिलीव है कि जब आप एक शेप में आ जाते हैं, ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस क्योंकि मैंने भी 10 साल बॉडी बिल्डिंग की हुई है, अब तो खैर सिंगल पैक बना हुआ है। जब आपकी बॉडी एक शेप में आ जाती है, उसके बाद अगर आप हल्की फुल्की ज़्यादती कर भी लें खाने के साथ, तो आप वो वर्कआउट में बैलेंस कर सकते हैं उसको। तो क्या आप मानते हैं इस थ्योरी को? बिल्कुल मैं मानता हूँ। तो फिर क्यों छोड़ी हर चीज़? मतलब आप खा सकते हैं नॉर्मल, आप वर्कआउट थोड़ा बेहतर कर लें डिसिप्लिन की वजह से। जैसे एक चीज़ आप देखें, चीनी जो है ना, चीनी छोड़ना मुश्किल होता है, चीनी खाना बहुत आसान होता है। मैं कल की बात है कि मैं कभी चीनी वाली चाय नहीं था पीता। चीनी और दूध वाली चाय मैंने बड़े अरसे से नहीं पी थी। कल मेरा एक दोस्त आया हुआ था, बेगम ने वो अच्छी वो लगा के ना उबाल छुबाल के, वो मुझे ज़रा फेंटे वाली चाय जिसको कहते हैं वो ज़्यादा पसंद है। उसने वो भेज दिया, मुझे उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगे। पहले तो मैंने कहा तुमने ये क्यों बनाई? कहती है बना लिए तो पी लें। मैं देखता रहा, मैंने कहा चलो यार खैर है पी लेते हैं। मैंने वो कप पीना शुरू किया, चाय मैंने पीनी शुरू की। अब उसने स्पेशली मेरे लिए अलग से कबाब ला के रखे हैं, उसको पता है मैंने बिस्किट केक वेक ये चीज़ें नहीं खानी। सही। लेकिन अब जब मैंने चाय पी ली तो साथ मैंने एक वेफर भी खा लिया। वेफर खाया तो मैंने कहा वेफर खा लिया तो साथ में चॉकलेट वाला बिस्किट भी खा लो, वो भी खा लिया। रियो पड़ा हुआ था में मैंने वो भी खा लिया, और सॉरी ओरियो। तो अब चीनी के साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि फिर आपका हाथ नहीं रुकता। हाँ, फिर चीनी के साथ चीनी हो गई।
ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि यार खुद छोड़ दिया ना, इससे दूर ही रहो, क्योंकि चीनी आपको नेचुरली हर चीज़ में तो मिल जाती है। हाँ, ये रोटी तो में है, आपकी में बिल्कुल चीनी है, ऐसे दूध में आपकी में चीनी है, फलों में आपकी में चीनी है, अब चीनी की आपको ज़रूरत ही नहीं है अलग से। तो इस तरह से आपने मतलब ये अभी तक मेंटेन किया हुआ है इसको पूरे? जी, बिल्कुल। कितना अर्सा हो गया इसको मेंटेन किया हुआ है? देखें, अगस्त में मेरा वेट आया था 69 पे, ठीक है। जनवरी तक मेरा 69 था। जनवरी में घर आके मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया है और अब मेरा कंस्ट्रक्टिव वेट इंक्रीज हुआ है। नाउ आई एम 77। माशाल्लाह। मैं 69 पे नहीं हूँ, मैं 77 पे हूँ, लेकिन मसल गेन किया अपने मसल साथ में। गेन किया, बिल्कुल muscle सही gain है। किया। तो इसमें बीच में इस पूरे टेन्योर में कहीं बाउंस बैक भी किया? क्योंकि सबसे बड़ा इशू ये होता है कि वेट जब आप लूज़ करते हैं बाउंस बैक कर जाता है आपका वेट। कभी आपका नहीं हुआ? नहीं, सही। कभी तो bounce back इसको नहीं भी हुआ। आगे कंटिन्यू करने का इरादा है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हेल्थी जो लाइफस्टाइल है ना, वो एक पूरा कंडक्ट है आपकी ज़िंदगी का। वो आप उसको छोड़ देंगे तो फिर आप वापस वैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि हम ही थे ना पहले जो मोटे थे। हाँ बिल्कुल तो ऐसे हम ही। दोबारा भी मोटे हो सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, वो बड़ी नहीं करना। जल्दी हो सकते हैं बड़ी बल्कि अब जल्दी तो। हो सकते हैं। अच्छा, इस पे थोड़ा सा आता हूँ आपकी शिप की लाइफ पे। जी। जब आप यहाँ से मतलब घर से जाते हैं, डेफिनेटली एक लंबे अरसे के लिए आप घर से अवे रहते हैं, तो ये रूटीन किस तरह फॉलो होती है? वहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें, डाइट, ये वो हर चीज़ आपकी अकॉर्डिंगली मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल। डाइट वाइट का तो कोई मसला नहीं है, खाना तो वहाँ पे थोक के हिसाब से होता है, खाने वाने का कोई मसला नहीं है, ठीक है। और अपनी हेल्थ को बेसिकली मैं आपको अगर सीरियसली ये बात कहूँ कि अपनी हेल्थ ऑन द शिप मेंटेन करना बहुत आसान है, घर पे मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। कैसे? क्योंकि शिप पे आपने ऑर्डर पास करना होता है, मेसमैन ने जो आपने कह दिया ना, उसने उससे 1 इंच इधर नहीं हिलना। आपने उसको कहा कि मुझे 4 एग वाइट्स का चीज़ ऑमलेट बना के ला के दो, और उसमें टमाटर, प्याज और हरी मिर्चें डालनी है, और ख़बरदार उसमें कोई और चीज़ डाली तो वो कुछ इनोवेशन नहीं करेगा अपनी तरफ से। बेगम बोलेगी अच्छा मुनीर साहब को ये पसंद है, ये भी बीच में थोड़ा डाल दूँ, ये भी डाल दूँ। वो जब खा रहे हो आपको पता चलेगा इसका जायका चेंज क्यों है। मैं थोड़ा सा वो भी डाल दिया था ना, वो किसने कहा था डालने को तुम्हें? तो ये घर में जो डाइट, घर में हुकूमत नहीं चलती, बहुत मुश्किल है। मैंने बड़ी मुश्किल से कायम की हुई है। कल की मिसाल मैंने आपको दे दी। स्टेटमेंट ध्यान से दीजिएगा प्लीज। नहीं कोई मसला नहीं है, वी आर मोर लाइक फ्रेंड्स, सो इट्स ओके। कल की मैंने आपको मिसाल दे दी कि उसको पता है कि मैंने ये चाय नहीं पीनी है, लेकिन फिर उसको लगा, उसके मैंने कहा तुमने ये चाय मेरे लिए भिजवाई क्यों? देखो मैं चाय भी पी गया, साथ में बिस्किट भी खा गया। कहती इसको खुशबू मुझे भी अच्छी आ रही थी, मैंने कहा आपको दे दूंगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। मैंने कहा मैंने 9 महीने बाद चाय पी है, तो हुकूमत इस तरह नहीं चलती कि वो चाय आ गई अब खुशबू भी आ गई तो फिर आपने पी लेनी। कवर आपने अच्छा किया वैसे, का फ्रेंड है। सही है। अच्छा सर, अभी थोड़ा सा आते हैं अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर। ये कितना आपका होता है ऑलमोस्ट, कितने अरसे के लिए आप शिप पे रहते हैं और कितना अरसा आप घर पे आते हैं? क्योंकि ये जॉब भी थोड़ी सी डिफरेंट है। फैसिनेटिंग तो लगती है, अच्छा यार 4 महीने छुट्टी मिल गई, 4 महीने काम कर लिया, तो ज़रा थोड़ा सा बताएंगे ये रूटीन आपकी क्या होती है? ऑफिशियली इट इज़ 4 on 2 off। ठीक है, बट देयर हैव बीन टाइम्स जब मैं 4 on 4 off करता रहा हूँ, एंड देयर हैव बीन टाइम्स जब मैं 6 months on और 6 months off करता रहा हूँ। ठीक है। सो इट वाज मोर ऑफ म्यूचुअल कन्वीनियंस। मैं बात कर लेता था कंपनी से कि यार ऐसा है कि मैं इस पर थोड़ा लंबा कर लेता हूँ, फिर छुट्टियाँ भी मैं लंबी कर लूँगा, तो यूजुअली दे एग्री। और शायद राज हो गया मुझे इस कंपनी में, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम होता नहीं है। ऑफिशियली इट इज़ 4 months on 2 months off। ठीक है, लेकिन 2 months बहुत कम लग मुझे लगते हैं। अच्छा। तो मेरी कोशिश होती है जितना मैंने काम कर लिया ना उतनी मैं छुट्टियाँ गुजार। ठीक है, सही है। तो ये जब आप मतलब ड्यूटी पे नहीं होते तो उस वक्त कम्प्लीटली कट ऑफ होता है या कुछ होमवर्क होता है? 2 महीने की सैलरी होती है। 2 महीने की सैलरी होती है, लेकिन काम नहीं होता उसमें? नहीं काम कुछ भी नहीं है, आप फ्री हैं उस टाइम में, आप कुछ भी अपना एक्टिविटी करना चाहिए। सही, बिल्कुल सही है। तो जब आप शिप पे होते हैं तो ये ड्यूटी आवर्स कितने होते हैं आपके यूजुअली पर डे? एज अ कैप्टन आपको कोई ड्यूटी आवर्स नहीं होते। ठीक है। व्हेनेवर समवन नीड्स यू दैट इज योर ड्यूटी आवर। ठीक है। आपको कोई ऑफिशियल, आप कप्तान हैं, आप किसी को आपसे कोई काम नहीं, आप 24 घंटे आराम करते हैं, बिल्कुल सही, जो कि हो नहीं सकता वैसे। आप सोच सकते हैं कि कोई ऐसा दिन भी आएगा कि जिसमें मुझे 24 घंटे किसी की कॉल नहीं आएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यूजुअली किस किस्म की प्रॉब्लम्स आती हैं? डेली क्या एक्टिविटी होती है? रूटीन क्या होती है? किस टाइम पे उठते हैं, करते क्या? थोड़ा ज़रा बताइए हमारी ऑडियंस को, ताकि पता चले कि एक नॉर्मल जो मतलब आपकी लाइफ है उससे कितनी डिफरेंट है। बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अच्छा जहाज़ पे बाकी हर बंदे की जो ज़िंदगी है ना, एक्सेप्ट कैप्टन, उसके फिक्स्ड आवर्स हैं। ठीक है। जैसे एक सेकंड अफसर है, उसने 12 से 4 रात को वॉच करनी है, 12 से 4 दोपहर को वॉच करनी है, 2 घंटे ओवर टाइम है, बाकी उसका अपना ऑफ टाइम है। ठीक है। चीफ ऑफिसर है, उसने सुबह 7 से लेके और शाम को 5 बजे तक उसने अपना काम करना है। एज अ कैप्टन यू आर रिस्पॉन्सिबल। चीफ इंजीनियर का भी ऐसे ही हो गया, सेकंड या थर्ड। इंजन रूम में कोई प्रॉब्लम आ जाए वो भी आपका प्रॉब्लम है। ठीक है। डेक पे कोई प्रॉब्लम आ जाए वो भी आपका प्रॉब्लम है। नेविगेशन में कोई प्रॉब्लम आ गया वो भी आपका प्रॉब्लम है, बिकॉज फॉर एवरीथिंग यू आर द पर्सन हु इज टू बी कंसल्टेड, who has to pass the orders। ठीक है। who has to talk to the company कि क्या करना है क्या नहीं करना। सो कोई फिक्स्ड आवर्स नहीं होता। तो इसमें यूजुअली प्रॉब्लम्स आती किस टाइप की हैं, और आती भी हैं कि नहीं? क्योंकि अब तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिस तरह चल रही है तो ये सारे आती हैं, हमेशा आती हैं। ऐसा हो ही नहीं, शिप आपका शिप चल रहा हो
और उस पर किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ये हो नहीं सकता। ठीक है। ठीक है, चाहे वो आपका ब्रांड न्यू वेसल हो चाहे पुराना वेसल हो, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे देखें, अब अगर आप प्रॉब्लम्स की भी बात करें तो आप इसको इस तरीके से सोचें कि अब आप लाहौर में रह रहे हैं, ठीक है, लाहौर इज़ अ सिटी, ठीक है, शिप इज़ अ सिटी दैट इज़ फ्लोटिंग ऑन वाटर। ठीक है। आपके लाहौर में आपके घर तक आने, आपके घर में गैस लगा हुआ है, पानी लगा हुआ है, बिजली लगी हुई है, ठीक है, आपकी रोड बिछी हुई है, आपका कुक खाना पका रहा है, आपने खाना वो कहीं से खरीदना है, बेचना है, मुलाजिम है, ये तमाम की तमाम चीज़ें जहाज़ में हो रही होती हैं। ठीक है, मतलब एक अलग ही सिटी बसी हुई है वो एक पूरा सिटी है। हमारे अपने बॉयलर्स हैं जो पानी पैदा कर रहे हैं, ठीक है, हमारे अपने फ्रेश वाटर जनरेटर हैं जो पानी पैदा कर रहे हैं, बॉयलर्स हैं जो स्टीम पैदा कर रहे हैं, जनरेटर्स हैं जो बिजली पैदा कर रहे हैं। किसी में कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो वो आपकी प्रॉब्लम है ना। ठीक है, ठीक है, तो हम तमाम ऑपरेशनल चीज़ों से लेके और आपकी हस्बेंड्री आइटम से लेकर हर चीज़ ही हो रही होती है जहाज़ पे। तो नहीं, जहाज़ की लाइफ कभी भी ट्रबल फ्री होती नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो उसमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी किस्म का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देखें कि रिस्पॉन्सिबल आदमी की होगी, लेकिन आई एम द पर्सन हु हैज़ टू बी ऑलवेज इन्वॉल्व्ड। ठीक है, चाहे वो जहाज पे कोई भी बंदा हो, डजंट मैटर हु ही इज। ठीक है। तो अच्छा, इस पे साइजेस का भी होता है, जहाज बड़ा छोटा और इसमें बिल्कुल सारा होते हैं, तो आप जो यूजुअली जितना एक्सपीरियंस आपका ज़्यादा होता जाता है, आपको फिर बड़े जहाज ही इस तरह छोटा इसका ताल्लुक होता है? नहीं होता, हर शिप जो है ना, कोई भी शिप ना आसान होता है ना कोई भी शिप मुश्किल होता है। ठीक है, ठीक है, लेकिन हमारी एज अ कंपनी की प्रेफरेंस ये होती है कि इंसान को या एक ऑफिसर को एक ही किस्म के शिप्स के ऊपर रखा जाए, ठीक है, बिकॉज ही इज़ मोर फेमिलियर विद दैट टाइप ऑफ वेसल। और जब उन्होंने मुझसे पूछा था ना, तो अब हमारी कंपनी के पास वक्त 3 तरह के जहाज थे। एक को हम कहते हैं पैनामैक्स, एक को हम कहते थे स्विसमैक्स और एक को हम कहते थे VLCC। ठीक है, VLCC इज़ वेरी लार्ज क्रूड कैरियर, वो जाइंटिक वेसल्स होते हैं। फिर उसके बाद आगे आपके स्विसमैक्स, ये भी जाइंट शिप्स होते हैं, 1.5 लाख टन के जहाज होते हैं। फिर होते हैं पैनामैक्स जो कि 17,000 टन के जहाज होते हैं। सही। तो मुझे सबसे अच्छे जहाज इसलिए लगते थे कि इट वॉज अ वेरी गुड मिक्स ऑफ विजिटिंग डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट पोर्ट्स। आपको शोरली भी मिल गई, यहाँ भी मिल गया, वो भी मिल गया। जो पैनामैक्स जहाज है वो ज़्यादातर पोर्ट्स में घुसे रहते हैं, ठीक है, उनमें अलग तरह के इश्यूज आ रहे थे। और VLCC पे मैंने जब सेल किया था तो VLCC में तो पूरे 5 महीने मैंने ज़मीन खाली दूर से ही देखी थी क्योंकि वो इतना बड़ा जहाज था, वो ज़मीन के करीब ही नहीं था जा सकता। तो मैंने को बोला, मैंने कहा भाई मुझे ये पसंद है, मुझे यहीं पर रखना। ठीक है, बिल्कुल सही, अपनी प्रेफरेंस। तब से जो है मैं उसके ऊपर स्विसमैक्स के ऊपर हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी। तो ये इसके अंदर यूजुअली कितने लोगों का स्टाफ होता है जो आपका? 26-27 ये जो पूरे इसको ऑपरेट कर रहे होते हैं, ठीक है, इसमें सारे आपके कुक भी आ जाएगा, सारा कुछ आ जाएगा, जो टेक्निकल लोग भी आ जाएंगे। अच्छा, खुदा ना खास्ता जहाज़ में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि जो आप लोग ऑन ग्राउंड जो लोग हैं वो नहीं हल कर सकते, तो क्या होता है, हेल्प किस तरह मिलती है? वेल इट डिपेंड्स। इस तरह की प्रॉब्लम यूजुअली जब आती है ना हमारे पास, तो वो मेडिकल इमरजेंसीज होती हैं, ठीक है। उसके अलावा इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती नहीं जिसको हम ना कर सकें। बाकी प्रॉब्लम्स, स्पेयर पार्ट्स भी होते हैं, बाकी सब कुछ हो जाता होता है, ठीक है। तो मेडिकल इमरजेंसीज में देन यू नीड एक्सटर्नल हेल्प। सो मेडिकल इमरजेंसीज में ऑफ कोर्स देन यू हैव नो अदर ऑप्शन बट टू कॉल कि भाई हमें फलां मेडिकल इमरजेंसी हो गई है। अब इंसान को इवैक्यूएशन की ज़रूरत है या सिर्फ और सिर्फ उसको मेडिकल असिस्टेंस चाहिए, दैट ऑल्सो डिपेंड्स। सही। बट यूजुअली जब हमें मेडिकल इमरजेंसी हुई है तो हम शिप को डाइवर्ट कर लेते हैं, वी गो टू द नियरेस्ट कंट्री व्हाटएवर कंट्री देयर इज। ठीक है, ठीक है, हमने नॉर्वे भी डाइवर्ट किया, सेनेगल भी डाइवर्ट किया है, हमने कई दफ़ा ओमान डाइवर्ट किया हुआ है। सो और मेडिकल इमरजेंसीज की केस में जो जिस कंट्री की तरफ हमने डाइवर्ट किया है वो भी ओब्लाइज्ड है कि वो आपको मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। सही, मना नहीं कर सकते। तो फिर हम इमरजेंसी जो एक जिसके लिए आपको जहाज डाइवर्ट करना पड़ता है वो मेडिकल इमरजेंसी है। ठीक है, तो यूजुअली आप विद इन सी भी तो हेल्प ले लेते हैं ना, एक दूसरे वेसल से भी आप लोग हेल्प ले लेते हैं, वो भी मूवीज़ में तो हमने बड़ा देखा है। मूवीज़ को छोड़े, रियलिटी से डिफरेंट है वो। नहीं, हम दूसरे जहाज से ऐसा नहीं है कि लेते नहीं है, मतलब कभी कभी ऐसी कोई चीज़ हो सकती है। फॉर एग्जांपल अब हम एक जगह पे अपने गार्ड्स उतारे थे, वो कहता है जी मेरे पास पानी नहीं है पीने का। हमने कहा है पानी नहीं है पीने का? कहता कितने हम दे दो, कितने टन तुम्हें चाहिए? कहता 10-12 टन हमें पानी दे दो। उसको हमने पानी पंप आउट कर दिया, तो ये हेल्प काइंड ऑफ हेल्प ही थी। वो कहता है मेरा जो है ना वो एजेंट लाने में टाइम लगाएगा, ये लगाएगा। मैं कहा कोई बात नहीं, हमारे पास पानी है, ले लो। तो इस तरह की छोटी मोटी हेल्प तो हो जाती होती है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कभी कोई ऐसा वाकया हुआ हो कि जिसको आप समझते हैं कि ये आप इन फनी वे, 2 बता दीजिए, एक तो थोड़ा ज़रा फनी वे में हुआ और दूसरा जहाँ पे आपको लगा हो कि भाई आज तो कलमा पढ़ने की बारी आ गई है? देखें, क्योंकि इतने सालों में कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। मैं ये कह सकता हूँ कि वक्त गुजरने के साथ साथ ना आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी ज़रा सख्त होती जाती है। सही। ठीक है, पहले आप जिस चीज़ को बहुत ख़तरनाक समझ रहे होते हैं तो उसको आप कम ख़तरनाक समझना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ढीठ हो जाता है मेरे ख्याल में इंसान, शायद इम्यून हो जाते हैं ना, आदत पड़ जाती है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि
2-4 बार आपको सी इतना ख़तरनाक मिला है। एक तो काफ़ी पहले की बात है, जब बिल्कुल ही मैंने नया नया सी ज्वाइन किया था, तो मुझे तो पता ही नहीं था सी कितना ख़राब हो सकता है और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो जब हम लोग कराची में निकले, कराची से बाहर निकले, तो छोटा जहाज़ था वो, मकरान जहाज़ का नाम था। जैसे ही हम बाहर निकले और हम फॉरवर्ड में गए तो फॉरवर्ड में क्या था कि अभी कैप्टन साहब ने कहा नहीं था एंकर ड्रॉप करने का। ठीक है। तो हमारे अब हम तो सीखने के मोड्स पे थे, स्टेज पे थे, हम आगे फॉरवर्ड में खड़े हुए थे, अभी जहाज़ चल रहा था। अब फॉरवर्ड में आप खड़े होते तो आपको पता नहीं होता, जहाज़ का इंजन बंद होता है तो आप समझते ठीक है जहाज़ बंद है। ठीक है। और वेग बिल्कुल जहाज़ के पीछे होता तो आपको फॉरवर्ड में खड़े होकर नज़र नहीं आ रहा था कि पीछे जहाज़ का प्रोपेलर चल रहा है कि नहीं चल रहा। कैप्टन साहब ने खाली चीफ ऑफिसर से ये पूछा कि क्या चीफ साहब आप रेडी हैं एंकर फ्लैट को करने के लिए? उन्होंने कहा हाँ हम रेडी हैं। ठीक है। उन्होंने पूरी बात सुनी नहीं, जहाज़ अभी 5-6 नॉट की स्पीड पे था। ठीक है। और उन्होंने जहाज़ का एंकर लेट गो कर दिया। अब उन्होंने जहाज़ का जब एंकर लेट गो किया ना, तो जहाज़ के एंकर ने जब किया नीचे जाके होल्ड, तो उस जहाज़ की निकल गई चीखें, आप यकीन माने। वो ऐसे पूरा घूमा है और तकरीबन 30 डिग्री टिल्ट हुआ था, क्योंकि ये कमरा आपका सीधा है, आपका ये कमरा अगर ऐसे करते तो ये 30 डिग्री होगा। ठीक है। सो अब यूजुअली 30 डिग्री जहाज़ रोल करता है, बट इन दो सिचुएशंस वी आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। हम 1-2 दिन पहले सबको बता देते हैं कि आगे हमें रफ्सी मिलने वाला है, सब तैयारी कर लो। चीफ कुक भी सब चीज़ें सिक्योर कर लेता तो उस वक्त कोई प्रिपेयर्ड नहीं था। सही। ठीक है। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि यार अभी तो जहाज़ सीधा चल रहा था, ये अचानक क्या हुआ है। हाँ। ठीक है। अब उसके बाद कैप्टन साहब की आवाज़ आई, चीफ साहब क्या किया? चीफ साहब ने कहा सर वो एंकर लेट को कर दिया मैंने। उन्होंने कहा मैंने आपको कहा तो नहीं था। ठीक है। अब चेन हम पे आउट किए जा रहे हैं, अब उसको चेन को आप रोक भी नहीं सकते, आपने रोकेंगे चेन टूट गई उसके बाद। बिल्कुल सही। एनीवे लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो चेन तो किसी तरीके से रुक गई। उसके बाद से पीछे से हमने देखा तो बोसन भागता हुआ रहा। बोसन इज द इंचार्ज ऑफ द क्रू। ठीक है। जो क्रू का इंचार्ज है उसको बोसन है। बोसन भागता हुआ रहा, साहब जल्दी आओ, साहब जल्दी आओ। हमने कहा क्या हुआ? कहते हैं चीफ कुक जो है वो प्रोविजन स्टोर में फंस गया। प्रोविजन स्टोर आप सब पूछना चाह रहे होंगे कि क्या होता है। आपका फ्रिज होता है ना, उस फ्रिज को कमरों में कन्वर्ट कर दें। ओके। वो प्रोविजन स्टोर हो गया। ठीक है। एक ड्राई प्रोविजन होगा, एक रेफ्रिजरेटेड प्रोविजन होगा, एक फिश रूम होगा, एक मीट रूम होगा। तो हमारे मीट रूम फ्रिज इनके कमरे होते हैं पूरे। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है। तो उसमें सारा मीट रखा होता है, वहाँ पे आपके चिल्लर लगे होते हैं, वो ठंडा वंडा हो रहा होता है। तो हुआ ये था कि चीफ कुक बेचारा अंदर कुछ करने गया है प्रोविजन स्टोर के, और बाहर कराची से नया नया स्टोर आया था और आटे की बोरियां रखी हुई थी। ठीक है। और आटे की बोरियां जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कोई 50 के आसपास थी। ठीक है। वो अंदर गया और बाहर आटे की बोरियां सारी की सारी गिरी हैं। अब उसको टिल्ट होने की वजह से, क्योंकि वो जहाज हिला, चीज़ें सिक्योर की नहीं थी हुई। अब आप ये सोचें ना कि कोई भी चीज़ सिक्योर नहीं है ना टेबल पे। आपका टेबल को 30 डिग्री यूं टेढ़ा कर देंगे, सब नीचे गिर जाएगा। हर एक के कमरे में यही हाल था, प्रोविजन स्टोर में यही हाल था। जब हम लोग प्रोविजन स्टोर में गए तो वो बोरियां आगे गिरी हुई है और चीफ कुक अंदर खड़ा हुआ चीख रहा है। ठीक है। अच्छा हमने कहा कुछ भी नहीं हुआ, सब्र करो, अब तो मैं निकाल लेते हैं। कहते तुम लोग कौन हो? अच्छा मतलब इतना पैनिक हो गया वो पैनिक हो गया। उसको लगा मैं घर पे हूँ और ज़लज़ला आ गया। उसको काफी देर, ये लोग जब पैनिक कर जाते हैं तो दे डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। सही, बिल्कुल सही। तो उसको काफी देर ये समझाने में लगी कि भाई ज़लज़ला वलज़ला नहीं है, तुम जहाज पे ही हो। ठीक है। वो बाहर निकला तो उसके चेहरे पे बिल्कुल हवाइयाँ उड़ी हुई थी। ही वाज नॉट इन हिज सेंसेस। उसको समझ ही नहीं है कि हुआ क्या है। उसको लगा कि मैं छोटी सी जगह में ट्रैप हो गया, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ, दरवाजा खुल नहीं रहा, पता नहीं क्या। अब उसके बाद जूस के डब्बे टूटे हुए, गोश्त गिरा हुआ, मतलब वो एक एक्शन की वजह से ना जहाज ने जो सफ़र किया है वो नाकाबिले बयान। अच्छा इस तरह की जो सिचुएशन चले, ये तो गलती हो गई उनसे, तो इस वजह से हुई। लेकिन जब रफ सी में आप जाते हैं तो इस तरह की सिचुएशन तो वैसे भी आती है। तो उस वक्त कितने डिग्री तक जाता है जहाज? 40 डिग्री तक मैंने देखा है। 40 डिग्री तक? बिल्कुल। तो फिर उसमें सर्वाइवल कैसे होता है फिर? देखिए हम एक प्रिपेयर्ड होते हैं। ठीक है। पहले ही सबको बता देते हैं कि हर चीज़ सिक्योर कर लो। आपकी छोटी से छोटी चीज़ जो है वो वेल सिक्योर्ड होती है, लेकिन उसके बावजूद जब जहाज़ थ्रस्ट मारता है ना तो चीज़ें फिर भी निकलती हैं। आपका कंप्यूटर एकदम निकल कर दड़ा ज़मीन के ऊपर। सही। ठीक है। उसके बावजूद चीज़ें टूटती भी हैं, गिरती भी हैं, लेकिन ये कि लोग चूँकि ट्रेंड भी होते हैं, उनको ऑलरेडी अंदाज़ा भी होता है कि हाँ रफ्सी होने वाला है। उन्होंने हर चीज़ अपने कमरे में रस्सियों से बांध के रखी हुई होती है कि अरे गिरे ना। सही। ठीक है। आप सो नहीं सकते, आप बेड पे सोएंगे। आप सोचें ना कि एक तो ना हल्का चूल्हा बंदा है, 40 डिग्री आप बेड से निकल के नीचे गिर जाते हैं आप। तो हमने मैट्रेसेस नीचे डाले हुए होते हैं कि नीचे गिरना है, पहले नीचे रहो। कहाँ जाएंगे उसके बाद? उससे ज़्यादा नीचे तो नहीं जा सकते। बिल्कुल। ठीक है। आप जब नमाज पढ़ रहे होते हैं तो आप ये वीडियोस में अगर कई दफ़ा आप देखेंगे ना, कुछ फेसबुक पे और यूट्यूब पे लोगों ने वीडियोस बना के डाली हुई। अब आप यूँ खड़े हुए, अब आप ऐसे, अब जहाज़ यूँ उड़ा, अब आप यूँ है, मतलब आपका चेहरा टेबल के यूँ पास आया होता है। अब जहाज़ यूँ घुमा, आप यूँ, अब साथ नमाज पढ़ रहे हो साथ, और बीच में आप स्लिप भी हो जाते हैं।
बिल्कुल सही। कई दफ़ा बैठ के नमाज पढ़नी पड़ती है कि यार खड़े होंगे तो गिर जाएंगे। अच्छा, ये रफसी का जो पैच होता है ये पता चल जाता है आप लोगों को पहले कि ये रफसी आने वाला है या कोई मौसम ख़राब है? तो ये कितनी देर तक, अभी तक का आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक लॉन्गेस्ट पैच कितना आपने देखा हुआ इसका? 7 दिन। 7 दिन का? 7 दिन। तो उसमें फिर आप सेल भी नहीं कर पाते, वहीं पे स्टक रहते हैं एक जगह? नहीं, सेल तो हमने किया था डेफिनेटली, उसके एवेसिव मैनूवर्स भी होते हैं, हमने वो भी किए थे, बट उसमें सिचुएशन ये थी कि हम लोग थे ब्लैक सी में। ब्लैक सी एक ऐसा सी है जो कि हर तरफ से इनक्लोज्ड है, ठीक है, वो कहीं से खुला हुआ नहीं है, उसका एक ही निकलने का रास्ता है और वो है इस्तांबुल स्ट्रेट। ठीक है, ठीक है, और इस्तांबुल स्ट्रेट की तरफ हमें जाना ही नहीं था क्योंकि हम खड़े हुए थे रोमानिया में। ठीक है, अब आपने जाना कहीं है नहीं, आपने वहीं पे खड़े भी रहना है और वो समंदर भी रखा है। ठीक है, तो अब वहाँ पे हेल स्टॉर्म आ रहा है, स्नो स्टॉर्म आ रहा है, तो पूरा जहाज़ आगे से पीछे तक सफ़ेद हुआ, बर्फ़ ही बर्फ़ गिर रही है, ओले ही ओले गिर रहे हैं, तो इट वाज क्वाइट टेरेबल। पर अब आपका वॉयज ही नहीं, आपने कहीं जाना नहीं, आपने रहना ही वहीं पे, तो क्या करें, फिर आपने बर्दाश्त करना है उसको। सही। तो इस सिचुएशन में किस तरह फिर इस सिचुएशन में एंकर पे नहीं रहता है, मैं हर रोज़ एंकर उठाता था, एंकर उठा के और उसके बाद हम निकलते रहते थे खाली ज़िगज़ैग ऊपर अप एंड डाउन मूव। ये एंकर बता भी दीजिए, ये किसको कहते हैं? लंगर को, जो बीच में जो उसका सारा फॉरवर्ड में जो जिसको कहते हैं ना लंगर अंदाज हुआ वैसे बहरी, हाँ हाँ बिल्कुल, वो फॉरवर्ड में एक एंकर होता है जिसको चेन की मदद से हम नीचे डालते हैं और वो फिर ज़मीन पे जाके ना हाँ वो मैंने देखा हुआ है उसका जो है ना बिल्कुल इसको पंजा सा बना होता है ऐसे। तो उसका असल पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस यही होता है कि जब डीप सी में आप होंगे, जब आप पोर्ट में बंधे हुए नहीं हैं लेकिन आपने जहाज़ को चलाना भी नहीं है, ठीक है, रोकना, आप कहीं पे खड़े रहना चाहते हैं तो आप उसको ड्रॉप करके खड़े रहें। ठीक हो गया, तो ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। सही है। तो इसमें सर जब आप इस तरह की सिचुएशन में आ जाते हैं, अब डेफिनेटली हर तरह के लोग हैं, इसके समुद्र के बारे में तो मैंने ये भी सुना है कि तबीयत भी लोगों की ना बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है, खासतौर पे सी सिकनेस तो एक है, खासतौर पे जब ये रफ सी में जाते हैं आप, तो उसमें फिर ये मेडिकल वाली एक तो अलग परेशानी पड़ी हुई है रफ सी की, ऊपर से ये मेडिकल की इमरजेंसी, इसको किस तरह हैंडल करते हैं? नहीं सर, ये मेडिकल इमरजेंसी नहीं होती, ठीक है, ये दिस इज़ नॉट मेडिकल इमरजेंसी, ये बेसिकली आपकी एयर कैनाल होती है ना, ठीक है, वो उसमें, और इसको आसान अल्फाज में आपको कहूँ कि व्हाट यू आर सीइंग एंड व्हाट यू आर फीलिंग, जब इन दोनों में कंट्रडिक्शन आती है ना तो यू स्टार्ट फीलिंग डिजी, फिर आपको चक्कर आना शुरू होता है। ठीक है, इसको इसके लिए हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं सी सिकनेस, कि आपका जहाज़ रोल हुआ, अब आप देख रहे हैं कि मेरा जहाज़ तो सीधा है, अब जिस इंसान की परसेप्शन ऐसा हो कि जहाज़ मेरा सीधा है, समंदर टेढ़ा हो गया है, ठीक है, एयर कैनाल कहती है कि नहीं समंदर सीधा है, तुम टेढ़े हो गए, सही, ठीक है, ये जो परसेप्शन में डिफरेंस आता है ना, ये आपको फिर डिजीनेस आपके लिए लेके आता है। ठीक है, हर एक को होता नहीं है, लेकिन जिनको होता है तो उनमें से अक्सर तो ऐसे होते हैं जिनको पूरी उम्र ही होता रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको आप जब ये समझाते हैं कि तुम अपने माइंड को ये समझाने की कुछ लोगों को तो चीज़ समझ में नहीं आती। बिल्कुल सही है। अब सर मुझे सी सिकनेस हो रही है, मैंने कहा देखो बेटा, इस वक्त तुम्हारा जो जहन है ना वो ये सोच रहा है कि तुम जिस जहाज़ पे वो भी सीधा है, तुम भी सीधे हो, समंदर टेढ़ा हो गया है। तुम्हारी एयर कैनाल का जो प्रेशर है वो तुम्हें बता रहा है कि नहीं तुम्हारा हेड टिल्ट हुआ हुआ एक तरफ, ठीक है, लेकिन तुम्हारा जहन इन दोनों चीज़ों को जब ले रहा है ना, वो CPU है, वो कंफ्यूज हो रहा है कि इसकी आंखें मुझे कुछ और बता रही हैं, इसके कान मुझे कुछ और बता रहे हैं, प्रेशर तो आपका यहाँ से आ रहा था कानों से, तो मैंने कहा तुम अपने जहन को ये समझाओ कि तुम सीधे नहीं हो, तुम टेढ़े हो रहे हो। सही, ठीक है, सम पीपल गेट यूज टू इट और वो चंद साल बाद आहिस्ता आहिस्ता उनको फिर सी सिकनेस नहीं होती, जितना मर्जी जहाज़ रोल हो जाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पूरी उम्र ही होती रहती है, तो उनके लिए फिर हमारे पास वो एंटी सी सिकनेस टैबलेट्स होती हैं। ठीक है, वो जब आप उनको दे देते हैं ना तो उनको ज़बरदस्ती फिर रियलाइज़ करवाती हैं कि कुछ नहीं हो रहा, तुम रिलैक्स करके लेटे रहो। ठीक है, फिर उनको उल्टियाँ आना बंद हो जाती हैं। ठीक है, देखिए बेसिकली इसमें होता ये है कि इंसान को उल्टियाँ आती हैं, उसको डिजीनेस फील होती है, उसको चक्कर आते हैं, आंखें उसकी लाल हो जाती हैं, बट दिस इज़ नॉट अ मेडिकल इमरजेंसी। आपने करना सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि उसको अपने फ्लूइड्स अपने रिप्लेनिश करने होते हैं, और जैसे आप उसको और फ्लूइड देते हैं वो फिर दोबारा उल्टी कर देता है। ठीक है, तो उसको हम ये समझाते हैं कि भैया तुमने अगर सही कर कोई बंदा मैंने कहा सही कर सकता है ना, तो तुम खुद हो, बिल्कुल सही, वरना फिर गोलियाँ खाते रहो। ठीक है, इट्स योर चॉइस। ये बेसिकली ज़्यादा इसका जो दिमाग से ताल्लुक है, दिमाग से ताल्लुक है। ठीक हो गया। तो इसमें से जब आप ये इस तरह के जो सारे जो जा रहे होते हैं सिचुएशंस के अंदर, आपके पास सामान भी मुख्तलिफ तरह का होता है, अब कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जिनका डेफिनेटली अभी ख़ासतौर पे अगर कोई लिक्विड लेके आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी तो बैलेंस आउट होता होगा। जब आप रफ सी में 40 डिग्री पे आपका होगा तो अंदर कंटेनर्स में या जिसमें भी डाला हुआ है तो वो भी तो उसी तरह से मुनीर भाई, मैं पहले था जनरल कार्गो शिप्स में ना, जब PNSE में था, जब से मैं यहाँ पे आया हूँ ना डायनाकॉम टैंकर्स मैनेजमेंट में, तो मैं हूँ ही ऑयल टैंकर्स पे, तो हम कैरी लिक्विड करते हैं। ठीक है, ठीक है,
तो लिक्विड फिर हमारी अपनी अलग प्रिकॉशंस होती हैं स्लॉशिंग वगैरह को बचाने के लिए, और इसको हम कहते हैं FSE, फ्री सरफेस इफेक्ट, कि जितना पानी के ऊपर जगह खाली है ना वो पानी फिर मूव करेगा, फिर जब मूव करेगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउट होगा, शॉर्ट करके बता रहा हूँ, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब आउट करेगा तो फिर आपका जो रोल है वो या तो स्टिफ हो जाएगा या टेंडर हो जाएगा। टेंडर का मतलब है कि वो जहाज़ आराम से रोल करेगा और आराम से वापस आएगा। स्टिफ का मतलब है कि वो यूँ करेगा और यूँ करेगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हमें ऑलरेडी कैलकुलेट करनी होती हैं। जब हम किसी भी पोर्ट से निकलते हैं ना तो उससे पहले हमें सारी की सारी कैलकुलेशंस करके रखते हैं कि इन द वर्स्ट कम वर्स्ट सिचुएशन हमारा ये जो लिक्विड हमने कैरी किया हुआ है ये हमें कितना नुकसान पहुंचा सकता है, इसकी वजह से है कितनी प्रॉब्लम्स हमारे लिए जनरेट हो सकती हैं और हम इसको मिनिमाइज किस तरह से कर सकते हैं। तो वो हमने ऑलरेडी सेट की होती हैं चीज़ें, हमें उसकी परवाह नहीं होती यूजुअली। कैलकुलेटेड होती है। हाँ, सब कैलकुलेटेड होता है। तो अभी ये जो जहाज़ होता है इसका कितनी लंबाई कितनी होती है, इसकी गहराई कितनी होती है जो आप चला रहे हैं? वेल, अगर आप सबसे बड़ा जहाज़ की बात करें जिसमें मैं था तो इट वाज 333 मीटर लॉन्ग। मीटर? जी, 333 मीटर लॉन्ग। इट वाज अराउंड 65 मीटर्स हाई और इट वाज 60 मीटर्स वाइड। तो जहाज़ है ना बहुत बड़ी जाइगेंटिक चीज़ होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सर समुद्र के अंदर कितना होता है? ऊपर तो मैं नजर आ रहा होता है वीडियो, 22 मीटर नीचे होता है और ऊपर कितना होता है तकरीबन? ऊपर होगा 50 मीटर्स के आसपास, 45 टू 50 मीटर्स डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द वेसल। अच्छा, हम पहले मूवीज में, मैं बार बार मूवीज क्योंकि हमारी तो लाइफ जहाज़ों को सिर्फ मूवीज है, इससे आगे तो हमें कुछ या कुछ आपकी वीडियो से नॉलेज मिल जाता है। अब अक्सर हम देखते हैं कि कोई नीचे से मछली गुजरी है, खासतौर पे वेल गुजरी है, जहाज़ उल्टा दिया। पुराने वक्तों में कहते हैं ऐसे हुआ करता था। तो अब डेफिनेटली वो अभी भी समुद्र की चीज़ें तो वैसे की वैसी मौजूद हैं। बिल्कुल है। तो इनके क्या कोई प्रिकॉशंस होते हैं या क्या, किस तरह से इससे बचा जाता है? ओके, ये आप फर्ज करें कि जहाज़ है, दुनिया की जो सबसे बड़ी वेल मछली है ना जी, जिसको आप कहें कि हाँ जी ये दुनिया की सबसे बड़ी वेल मछली है। ऐसे वेल मछली तो खैर होती नहीं, वो क्या कहते हैं उसको, हेडवेल बहार में कहते हैं, वो जहाज़ के मुकाबले में इतनी होती है। दैट्स इट। ठीक है। तो वो हमारे करीब ही नहीं आती, क्योंकि वो जब वो हमारे करीब आती है ना, पहले किसी ज़माने में ये कहा जाता था कि वेल ने जहाज़ को उल्टा दिया। अब हमें कहा जाता है कि जहाँ पे वेल्स ज़्यादा हों वहाँ पे स्पीड कम करो क्योंकि मरती बहुत ज़्यादा है। तो हमारे पास जहाज़ों पे इतने बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं कि जब इन एरिया से आप गुजर रहे हों और ड्यूटी ऑफिसर किसी वेल को साइड करे तो अपनी स्पीड कम कर लो, क्योंकि इस सिचुएशन में इनकी स्पीड कम हुई। वो तेज़ी से जहाज़ को, यूजुअली क्या होता है कि जब हम जा रहे होते हैं ना, वेल हो शार्क हो जो मर्जी, वो दूर भाग जाते हैं हमसे। सही, ठीक है। लेकिन इस सिचुएशन में क्या होता है कि वो हमारे रास्ते से आगे से हट नहीं पाती, उनकी स्पीड बड़ी कम हुई थी, वो लेथार्जिक हुई होती है। तो आप अभी डाल के देख लें, एक टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं उसको कहते हैं वेल स्ट्राइक। आपने खाली वेल स्ट्राइक डालना, फिर जहाज़ों की जो तस्वीरें आएंगी आपके सामने कि उनके आगे वेल चढ़ी हुई है, आगे वेल चढ़ी हुई, वेल बचती नहीं है फिर। सही। तो आगे इसके कुछ लगे होते हैं आपके, कुछ कटर्स वगैरह लगे होते हैं कुछ इस चीज़? नहीं, नॉर्मल सॉलिड एक चीज़ है, लेकिन अब वो इतनी बड़ी जिन जो है वो अगर आपका 20-25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है तो वो जिस चीज़ में लगा कि आपने पिछले दिनों नहीं देखा बाल्टीमोर का ब्रिज? हाँ बिल्कुल। जहाज़ की क्या स्पीड थी? 7 नॉट। 7 नॉट क्या बनती है? 15 किलोमीटर फी घंटा। और ब्रिज का उसने कबाड़ा कर दिया। हाँ बिल्कुल। और जहाज़ को खुद क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इसकी साइज़ की वजह से बेसिकली, साइज़, मोमेंटम, फिजिक्स। बिल्कुल सही है। ठीक है। तो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है आपकी वो कितनी होती है? मैक्सिमम स्पीड हमारी 25-30 किलोमीटर फी घंटा, इससे ऊपर नहीं जाती है। तो आपने, ये भी बहुत ज़्यादा है। इतने बड़े जिन को रोकना आसान नहीं होता। हम जब अपने जहाज़ को स्टॉप इंजन डालते हैं ना, तो हमारा जहाज़ अगर हम रिवर्स प्रोपल्शन ना चलाएं तो वो फिर भी 11 किलोमीटर चलता रहेगा इंजन स्टॉप करने के बाद भी। तो इसको फिर आप किस तरह से रोकते हैं? अगर हम रिवर्स में इंजन चलाते हैं, उल्टा चलाते हैं इंजन में, फिर उसको वापस रोको, वही रोको। फिर भी जाके कम से कम उसको, मतलब अगर मैंने फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर आगे मैंने अगर अपना एंकर गिराना है ना, तो 5 किलोमीटर मेरा इंजन स्टॉप होता है 5 किलोमीटर पहले। अच्छा, ठीक है। और वहाँ पे पहुँच के उसके बाद मैं रिवर्स ऑपरेट कर रहा होता हूँ इंजन को, फिर उसकी स्पीड टक 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 कम उसकी स्पीड आएगी, फिर उसके बाद हम अपना एंकर डालेंगे। इट्स नॉट इजी टू स्टॉप अ वेसल, जहाज़ को रोकना आसान काम। और ये जो समुंदर के अंदर तोदे आते हैं मुख्तलिफ किस्म के, जो बाकी वो अभी हम अवॉइड कर लेते हैं उनसे, लेकिन किसी ज़माने में चीज़ें इतनी अच्छी नहीं थी, सैटेलाइट इमेजरी इतनी अच्छी नहीं थी, टाइटैनिक का ज़माना वगैरह की हम बात करें तो उस वक्त पता नहीं होता था ना कि आइसबर्ग है कहाँ पे। अब तो हमें पहले से पता होता है, ठीक है, तो हम ईजिली अवॉइड कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आजकल के ज़माने में भी एक्सीडेंट्स नहीं होते, अभी भी हो जाते हैं। तो ये जो आजकल एक्सीडेंट हो रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा प्रिवेल कर चुकी है, तो ये क्या जो क्रू होता है उसके ऊपर शिप पे, उसकी गलती की वजह से होता है या क्या नेचुरली कोई इस तरह की प्रॉब्लम आती है? दोनों चीज़ें होती हैं।
ठीक है, अभी एक दो जो मैंने रिसेंटली एक्सीडेंट्स देखे हैं उसमें आई वोंट से कि क्रू की गलती थी। आपने अपने जहाज़ को एक ऐसी जगह पे भेज दिया जिसके लिए जहाज़ आपका रेडी नहीं है, ठीक है, और आपने किसी किस्म के अब ओनर ने कहा कि नहीं जी इस कार्गो को यहाँ से उठाओ वहाँ लेके जाओ, मुझे नहीं पता जो करना है करो। सही। अब जब मुझे नहीं पता जो करना है करो, मैं तो फिर यही होगा। हाँ ठीक है, तो इस तरह के सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे लोग नज़र नहीं आते, इस तरह के इंटरनेशनल लेवल पे लोग भी मौजूद हैं ठीक है, जो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो इस तरह किसी नहीं, क्रू की इसमें कोई गलती नहीं, वो दे ट्राई टू डू एवरीथिंग दैट दे कैन। सही। उसके बाद भी हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं। अब ये जिस तरह भी रिसेंटली हुआ है इसका टाइटन का जो एक वाकया हुआ है, आप दोस्त जो नीचे गई है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस है, आपने बड़ी उस पर डिटेल वीडियो भी बनाई थी, इस पर थोड़ा सा डिस्कस कीजिएगा कि ये क्या ह्यूमन एरर था या ये ऐसा ही होना था, ये पॉसिबल ही नहीं था जो उन्होंने करने की कोशिश की। देखिए, वी कैन ट्राई, ऑल वी कैन डू राइट नाउ इज ट्राई टू फाइंड द रीजंस दैट कुड हैव लेड टू दिस इंसिडेंट, राइट, दैट इज ऑल वी कैन डू। तो उनमें उन रीजंस की अगर हम बात करें तो अभी तक जो प्रोमिनेंट रीजंस जो मुझे समझ में आई ज़ाती तौर पे, मैंने उस वीडियो में इस चीज़ के बारे में कमेंट नहीं किया क्योंकि वीडियो में इट इज़ नॉट गुड कि आप अपने ज़ाती राय को बहुत ज़्यादा तरजीह दें। जी जी, थोड़ा बहुत मैंने इंक्लूड किया था, ज़्यादा मैंने इंक्लूड नहीं था किया। लेकिन अगर आप मेरी ज़ाती राय की बात करें ना, तो आपकी जो सबमर्सिबल थी टाइटन एक बेसिकली सबमर्सिबल का नाम था ना, जिसको मदरशिप से जो लॉन्च होती थी, उसके पास किसी किस्म के अप्रूवल्स थे नहीं। अप्रूवल्स को हम बुरा भी कह सकते हैं कि यार दे टेक अ लॉट ऑफ मनी। सही। आपने एक नया जहाज़ का डिज़ाइन करना है, उसके लिए आपको अप्रूवल चाहिए, अप्रूवल के लिए आपको डॉक्यूमेंट सबमिट कराने, पैसे सबमिट कराने, तब जाके अप्रूवल मिलेगा, फिर आप एक जहाज़ नया बना सकते हैं। टाइटन, लेकिन किसी भी जहाज़ के अप्रूवल में फ़ायदे सबसे बड़े ये होते हैं कि व्हेन दे गिव यू अप्रूवल दे डू ऑल द सेफ्टी चेक्स। बिल्कुल सही। ठीक है, अब उसमें आपके मज़ीद पैसे किस चीज़ पे लगते हैं कि वो जब सेफ्टी चेक्स करेंगे, आपको सबमर्ज करेंगे, आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे, हल के ऊपर प्रेशर डालेंगे, वो हर मुमकिन सिचुएशन में आपकी उस एक्सपेरिमेंटल चीज़ को एक्सपोज करेंगे। ये फाइंड आउट करने के लिए कि किसी भी सिचुएशन में कहीं ऐसा तो नहीं मुमकिन कि ये इम्प्लोड कर जाए या एक्सप्लोड कर जाए। ठीक है, अब उसमें वो इम्प्लोड एक्सप्लोड भी कर सकती है। बोइंग के जब इंजन टेस्ट होते हैं, अगर आपने वीडियोस देखी हो तो वो उसका तो क्या हाल करते हैं उस इंजन का। ठीक है, उस इंजन का जो है वो ऐसी की तैसी फेर देते हैं वो। लेकिन वो जब वो सब कुछ का इंजन का वो हाल कर रहे होते हैं, उसी की वजह से वो इंजन फिर सक्सेसफुल भी होते हैं। ऐसा ही है, क्योंकि वो ऑलरेडी टेस्टेड है, प्रूवन किया हुआ है ना उसको प्रॉपर्ली। एक बंदूक है जिससे आप गोली चला चुके हैं, आपको पता है कि यार एक बार चल गई अगली बार भी चलेगी। ठीक है, अब टाइटन एक ऐसी बंदूक है जिसने गोली कभी नहीं चली थी, चलाई नहीं, बिल्कुल। ठीक है, वो ऑलरेडी 3-4 बार अंडर वाटर गई है, उसने डीप डाइव्स भी की हैं। ओके, अंडरस्टैंडेबल। लेकिन 3-4 बार एक ही काम करने का मतलब ये नहीं होता कि हर दफ़ा वो काम वैसे ही सही होता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने हर पॉसिबल कंडीशन में अपने आप को एक्सपोज नहीं किया हुआ। सही, बिल्कुल सही। तो उसके पास अप्रूवल सर कोई भी नहीं था। ठीक है, आपने एक नया स्ट्रक्चरल डिज़ाइन आप लेके आए, आपने कार्बन फाइबर से अपने पूरा हल बनाया, आपने एक्रेलिक की शीट्स यूज़ की। चलो एक्रेलिक की शीट्स मैं फिर भी मानता हूँ कि एक अच्छी चीज़ है, लेकिन आप ये सोचें कि इम्प्लोड होना जो है वो भी इतनी डेप्थ के ऊपर, आप सोचें कि कितना प्रेशर होगा। वो 1 मिनट में हर चीज़ का जो है कबाड़ा हो गया। सही है। तो इसमें सर ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन ये जो लोग बीच में थे, क्या इनको नहीं पता थी ये चीज़ें सारी? पता है, इस चीज़ पे अब डिस्कस तो नहीं करना चाहिए, लेकिन वैसे ही जस्ट फॉर नॉलेज हर एक को पता होती है, हर एक को पता होती है। ये व्हाट कैन आई से, अब बंदे के अपने पैसे हैं, क्या हम रोज़ाना इस तरह के रिस्क नहीं लेते? हाँ, लेते हैं। ठीक है, मैं आपको अभी बताता हूँ कि अभी आते हुए रोड पे मैंने कितनी जगह पे देखा कि एक बंदा उल्टा गाड़ी चलाता हुआ आ रहा है रोड पे, और वही जब किसी और से टकराएगा तो वो उससे लड़ेगा कि मैं सामने से नजर आ, तुमने देखा नहीं। हालांकि यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। द अदर गाय इज, वो तो बेचारा सही चलता हुआ जा रहा है, रूल तो आप फॉलो नहीं कर रहे। बिल्कुल सही है। तो मेरे ख्याल में लोग पूरी दुनिया में ये सर रिस्क लेने को तैयार होते हैं। वो अलग बात है कि कहीं पे रूल्स एंड रेगुलेशन जब बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, वो डंडा जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो फिर पब्लिक को पता है कि यार हम ये कर ही नहीं सकते, रूल ही ये कहता है। तो अगर वो यूएस में डाइव कर रहे होते तो यूएस में डाइव करने की उनको परमिशन ना मिलती, लेकिन चूंकि ये ओपन सी है, इंटरनेशनल वाटर्स हैं, हर किसी को डाइव करने की वहाँ पे इजाज़त है, वो डाइव कर रहे थे। बिल्कुल सही है। दोबारा आता हूँ सर आपकी अपनी जर्नी के ऊपर कि जब आप एक पोर्ट से निकलते हैं और दूसरी पोर्ट तक का आपने डिस्टेंस डेफिनेटली एक मेजर किया होता है कि इतना टाइम लगेगा, कैलकुलेशन सारी होती हैं, लेकिन ये जो बीच में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं सारी समुद्र में, किसी भी रीज़न से आपके अपने शिप में कोई इशू आ गया, रफ सी मिल गया, या कोई और ट्रैफिक मिल गई आपको, ये जो इन सारी चीज़ों को जो डील किस तरह से करते हैं आपस में, कम्युनिकेशन का आपका क्या मोड क्या होता है? जिस तरह एयर उसका तो है ना, एयर कंट्रोलर के थ्रू सारी चीज़ें चल रही होती हैं, ट्रैफिक जो है। वेल वी हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ सिस्टम्स ऑन बोर्ड। ठीक है, हमारे पास MFHF भी होता है, VHF भी होता है, ईमेल सिस्टम भी है, टेलीफोन भी लगे हुए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती कम्युनिकेशन करने में। और ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, इनमें जो आपके डिलेइंग फैक्टर्स होते हैं उनको हम
2-3 चीज़ों में क्लासीफाई कर सकते हैं। आपको बिल्कुल आसान बता रहा जी, हूँ। अगर आप शिप मास्टर्स बिजनेस एंड लॉ के हिसाब से जाएंगे तो फिर तो और कैटेगरीज भी आ जाती है ना। उनमें एक होता है, उसको हम कहते हैं एक्ट ऑफ गॉड। ठीक है। एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है कि टाइफून आ गया, स्टॉर्म आ गया, कोई भी इस तरह की नागहानी आफत जिसे हम उर्दू में कहते हैं वो आ गई, तो उसको एक्ट ऑफ गॉड के जरिए कवर किया जाता है। सही। वो सबको पता होता है, उसके लिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है आपके ऑपरेशनल डिलेज। ठीक है। ऑपरेशनल डिलेज में आपका क्या आ गया जी, कि आप चलते हुए जा रहे थे, आपका इंजन ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है। उस केस में आपका डिले आ गया, तो वो भी यूजुअली ओनर्स और जो कार्गो के रिसीवर्स, ओनर्स और ब्रोकर्स और चार्टर्स में यूजुअली वो चीज़ अंडरस्टैंडेबल, वो भी अंडरस्टैंड करते हैं कि यार ये चीज़ें मशीनरी है, बैठ भी सकती है, तो यूजुअली कोई उसमें भी प्रॉब्लम होता नहीं है। तो इनको डील करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता, बट येस इट इज़ ऑल्सो ट्रू कि सम पीपल मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी। ठीक है। बट थैंकफुली आई एम नॉट दैट गाय। सिंपल सी बात है, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है आप उसमें परेशान क्यों हो रहे हैं? बिल्कुल सही। ठीक है। और आपको जब सबने कहा हुआ कि इस बात में परेशान नहीं होना, उस पर फिर भी आप परेशान हो रहे हैं, तो देन इट इज योर फॉल्ट। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। तो इसमें जो कम्युनिकेशन के मोड आप बता रहे हैं, इंटरनेट भी आपके पास मौजूद है, फ़ोन भी है, तो ये सैटेलाइट से सारा चल रहा है आपका? और इसकी क्या एफिशिएंसी वगैरह क्या है, स्पीड वगैरह किस तरह है, इसकी सिग्नल लॉस वगैरह का इशू आता है? वो मैंने आप बल्कि एक वीडियो देख रहा था आपकी मैं। अभी तो फिर भी बेहतर हो गया है, लेकिन चंद एक साल पहले की बात ये है कि मेरे घर का महीने का इंटरनेट का बिल उतना नहीं था जितना मैं 100 MB का कार्ड यूज़ करने का देता था। आप लोगों के लिए अनइमेजिनेबल सी चीज़ है। अभी भी मैं आपको बता दूं, चले मैं आपको लेटेस्ट बता देता हूँ। अभी लास्ट था हमारा 4 GB होता था ना, 4 GB हमें मिलता था, 4 GB पूरे महीने के लिए। अच्छा। 4 GB एक दिन के लिए नहीं है वो। सही है। ठीक है। तो उस 4 GB का हमें कितना पड़ता था? $50 बन गए आपके 15,000 रुपये। हाँ, 15,000। ठीक है। मेरे घर में 100 MBPS का कनेक्शन लगा, उसके 5,000 भी नहीं मिलते पड़ता मुझे। ठीक है। तो अभी तो चीज़ें फिर भी ज़रा बेहतर हो गई हैं। चलो फिर भी हम बात कर लेते हैं घर पे। ऑफिशियली तो आप जितना मर्जी यूज़ करें उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर्सनली अगर आप यूज़ करना चाहें तो अभी भी महंगा है। ठीक है। नहीं, लेकिन ये जो ऑफिशियल आपको मिला होता है, इसी को पर्सनल उसके लिए यूज़ नहीं कर सकते? वेल देन यू विल बी डूइंग समथिंग दैट इज़ नॉट ऑनेस्ट। नहीं, कहने का मतलब कि अब एक इंटरनेट लगा हुआ है आपके पास, ठीक है, तो आप उसके जरिए अपनी कॉल्स वगैरह भी कर सकते हैं, या उसमें वो सर उसके लगे होते हैं कुछ आपस में? नहीं, देखें, इंटरनेट लगा हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम दे हैव सेपरेटेड इट इनटू 2 मोड्स, पर्सनल एंड ऑफिशियल। ओके, ठीक है। ऑफिशियल से हम सिर्फ ऑफिशियल काम ही करते हैं, हम पर्सनल काम नहीं करते। तो ये जो आप अपनी इतनी भारी भरकम खूबसूरत वीडियोस बना के लगा रहे होते हैं, ये पर्सनल से कर रहे होते हैं आप अपना? फिर नहीं, जहाज़ के इंटरनेट से तो अपलोड करना ही मुश्किल होता है। मेरे पास रोमिंग सिम्स है ना। ठीक है। तो यूजुअली मेरे पास वर्ल्ड रोमिंग सिम है 2-3, तो हम जहाँ भी गुजर रहे होते हैं, जहाँ के भी सिग्नल, इटली के, फ्रांस के, यूरोप के, US के, सऊदी अरब के, पाकिस्तान के, इंडिया के, जहाँ के सिग्नल आए वहाँ से अपलोड कर देता हूँ। तो यूजुअली आपका रूट क्या रहता है, कहाँ आप ज़्यादा सेल करते हैं? वर्ल्ड वाइड। अच्छा, कोई उसमें वो नहीं है? नहीं, हमें खुद नहीं पता था हमने अगली पोर्ट कौन सी करनी है। अच्छा, जो बस आपको आ गया पीछे से, वो ऑलरेडी कुछ दिन पहले बता देते हैं कि नेक्स्ट वॉयज आपका ये है, यहाँ से आपने यहाँ जाना है। ठीक है। तो आपने फिर मल्टीपल, चाइना जाना है, अफ्रीका से अमेरिका जाना है, कहाँ जाना है। तो मल्टीपल सिम्स रखी हुई हैं, तो जहाँ कनेक्टिविटी 3-4 मैंने रखी हुई इस तरह की जो पूरी दुनिया में चलती हैं। ठीक है, सही है। तो हमने वो इसको कहते हैं स्यापा ही मुका दिया। वो पूरी दुनिया में चलती हैं। ठीक है। तो उनके जरिए फिर आप ये सारी अपनी चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं। तो कभी ऐसा टाइम भी आता है बीच में कुछ समुद्र में कोई ऐसी जगह के जहाँ पे आपका अपना जो शिप का इंटरनेट है वो भी डाउन, और आपका जो पर्सनल इंटरनेट तो हर वक्त चलता रहता है। ठीक है। वो कभी डाउन नहीं होता। पर्सनल इंटरनेट ये है कि वो सिर्फ तब चलता है जब हम लैंड के करीब होते हैं। ठीक है। तो यूजुअली आप लैंड से कितना अंदर डीप जाते हैं समुद्र में, जब आप लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं? दुनिया का सबसे बड़ा समंदर जो है ना वो है पैसिफिक ओशन। ठीक है। और पैसिफिक ओशन एक ऐसा ओशन है कि जिसमें वो कहते हैं कि जब अगर आप पैसिफिक ओशन को स्केल चार्ट के ऊपर आप ड्रॉ करना शुरू करें ना, तो उसकी 2 बाउंड्रीज भी आपस में नहीं मिल सकते अगर आप उसको ड्रॉ करें। दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है। ठीक है। तो उस दुनिया के सबसे बड़े ओशन में जब आप चल रहे होते हैं तो ये किसी भी तरीके से मुमकिन ही नहीं है कि आप किसी मुल्क के करीब हो। सही। अब आप जा रहे हैं जापान से अमेरिका, बीच में पैसिफिक ओशन है, तो जाहिर बात है अगले 10-12 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जितनी आपकी जहाज़ की स्पीड है, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ योर शिप, इट कैन बी अप टू 40 days, आपको ज़मीन तो क्या आपको शायद कोई परिंदा भी नजर ना आए। कभी डर लगा है सर? नहीं, कभी शुरू के दिनों में कभी? मुझे मजा आता था। शाम के टाइम पे बड़े पानी की वहशत होती है। नहीं, वहशत होती है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता था। ना करें यार, शाम के टाइम पे पानी तो देख के जो है ना मतलब खौफ आता है। शाम के टाइम पे जब मैं नया जहाज पे गया था ना, तो वी हैड वन गाय जो शाम को बाहर नहीं था निकलता। ठीक है। यार नहीं, मुझे बड़ा अजीब सा लगता था। मैं शाम का खाना खा के और शाम को अपनी चाय में बनाता था पेंट्री से। जहाज पे बाद में चाय हर एक को अपनी खुद बनानी पड़ती है, सिर्फ सीनियर ऑफिसर्स होते हैं जो कि मैसमैन को कहते हैं चाय बनाने के लिए, वरना हर एक ने अपना हर चीज़ खुद करनी है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो मैं अपनी चाय बना के
और मैं पिछला बैक डोर खोल के ना और अकोमोडेशन में बाहर जाके बेंच पे बैठ जाता था, तो सामने वो हल्की हल्की लहरें चल रही होती थी, सितारे निकले होते थे, चांद निकला होता था, मुझे बड़ा प्यारा लग रहा होता था। नहीं सर, वो तो प्यारा ही लगता है। हाँ। लेकिन जब आपकी 20-20 फुट की लहर आ रही हो तो वो किसको प्यारी लगती है? वो किसी को प्यारी नहीं लगती, लेकिन मुझे उसमें भी डर नहीं लगा कभी भी। अच्छा, कभी भी नहीं ऐसा हुआ? नहीं, डर नहीं लगा। कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो किसी के साथ, कोई क्रू मेंबर के साथ, कि हवा टाइट हो गई हो देख के वो लहरें वहरें? होता है वो। कोई वाकया शेयर करना चाहें, कोई इंटरेस्टिंग सर, इस वाकया तरह के हो? तो बहुत सारे हैं। अब उसको डील करने का फिर देखिए, मेरे सामने वो आके इतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते, लेकिन जब चीफ ऑफिसर मेरे पास आता है, सर वो बंदा एक ऐसा है, वो उसने ऐसे किया, उसने ये किया, उसने वो किया, वो तो उसकी तो बिल्कुल आउट ऑफ सेंसेस हुआ हुआ है, तो उसको बुला के आपने खाली काम डाउन नहीं करना होता है, उसको बताना होता है कि यार हम भी इतने अरसे से इसी में सेल करते हुए आ रहे हैं, आप भी इसी में सेल कर रहे हो, नॉर्मल सी चीज़ है, कुछ नहीं होता, डोंट वरी, हमारे पास आजकल वेदर फोरकास्ट होती है, हमें हर चीज़ का पता होता है, हमें पता है कि हमें स्वेल कितनी मिलेगी, वेव कितनी मिलेगी, तो आप परेशान ना हो, कोई ऐसा मसला नहीं, आप समझाते ही आप उसको, बेसिकली काउंसलिंग करते हैं उसकी, ठीक है। और ज़्यादा अगर वो फिर भी अनसेटल्ड हो रहा हो तो फिर उसको एक टैबलेट दे देते हैं हम लोग कि चलो यार थोड़ा सा रेस्ट अपने आप को कर लेगा, थोड़ा रिलैक्स होगा, थोड़ा बेहतर फील करेगा, और क्योंकि उसका कुछ और उसका कोई ऑप्शन होता नहीं है, क्योंकि अगर वो पैनिक कर जाएगा तो फिर सबको तंग करेगा। कोई ऐसा कोलीग मिला हो इतने अरसे के अंदर के जिसने शुरू में आया हो, वहशत से पानी के डर गया और उसके बाद ज़िंदगी में उसने कहा भाई बस टाटा बाय बाय? कहीं है वो ऐसा, कहीं है। बेसिकली वो पानी की वहशत तो मैं उनको नहीं कहूँगा, लेकिन जैसे एक दोनों ने वॉयजेस किए ना, उनको कई फैक्टर्स ने मिल के अफेक्ट किया। ठीक है। एक तो उनको वैसे सी अच्छा नहीं लगा कि यार ये क्या है, फिर यार अगर किसी बड़े ओशन में निकल गए तो उनको यार इतने दिन तक हमें कोई ना कोई बंदा मिला ना बंदे के साथ, हम तो को डूब गए, हमें कौन लेने आएगा, अभी उनके जहन में बैठ गई चीज़, ठीक है। उसके बाद जहाज़ पे जो वर्किंग आवर्स हैं वो, और जहाज़ 24 घंटे चलना है, 24 घंटे किसी ने तो काम करना है, प्रॉब्लम्स भी आनी है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी किसी ने करना है। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, हमारा वर्किंग आवर ही कोई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो दे वर नॉट मेड फॉर दिस लाइफ, राइट। तो दैट इज़ वाई दे। और फिर उसके बाद जब सी सिकनेस होगी, कुछ लोगों ने स्पेशली इसलिए क्विट कर दिया कि यार ज़रा सा जहाज़ हिलता है, हमारा तो दिमाग ही अपनी जगह पे नहीं रहता। वो मुझे वो याद है, मेरा दोस्त मुझे कहते थे यार मेरा दिमाग जो है ना वो अंडे की तरह हिलता है। हाँ, कहते हैं मेरा ऐसा दिमाग हिल रहा होता है जैसे अंडा हिल रहा होता है। तो क्या कर सकते हैं उसका, फिर वो छोड़ दिया उन्होंने सी, कई लोगों ने छोड़ दिया। पैसेंजर का भी मौका मिला, पैसेंजर शिप को भी नहीं सेल करने का? कभी भी नहीं चला? उसका एक्सपीरियंस वैसे डिफरेंट होता है इससे? कभी मौका मिला भी नहीं और कभी मौका लेने की कोशिश की भी नहीं। अब आपको वजह भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। वी आर देयर टू अर्न मनी फॉर आवर फैमिली, ठीक है। पैसेंजर शिप पे जो सैलरी है वो आपके ऑयल टैंकर शिप की आधी भी नहीं होती, ठीक है। तो अगर मैंने अपने मुल्क से बाहर रहना है, बच्चों से दूर रहना है, और वो भी इसलिए कि मैं सिर्फ पैसेंजर शिप पे चल करूँ, तो मुझे कितने नफलों का सवाल, मुल्क नहीं बल्कि दुनिया से ही दूर रहना है कि मतलब आप बिल्कुल। और मैं आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ पैसेंजर वेसल्स। अच्छा, इसकी वजह से क्या वजह है कि सैलरी कम होने की है ये सारा? क्योंकि वो यूजुअली उनके वॉजेस लंबे नहीं होते, टफ नहीं होते, उनके पास एमिनिटीज ज़्यादा होती हैं, ठीक है। इसको हम अगर आसान अल्फाज में को तो आसाइशें उनके पास ज़्यादा होती हैं, उनके पास क्रूज, हमारे पास 26 लोग हैं जिन्होंने सारा काम करना है। वहाँ पे चूंकि पैसेंजर्स हैं, पैसेंजर्स को वो कहते हैं कि दे आर वेरी डेलिकेट कमोडिटी, इनका आपने हर चीज़ से ध्यान रखना है। वहाँ पे आपके पास स्टीवर्डेसेस, कुक्स, दुनिया जहान की लाइन आपके पास लगी हुई है। आपकी एक फ़ोन कॉल पे अब जो है ना हर चीज़ कंपनी आपके लिए करने के लिए तैयार है। यहाँ पे कंपनी में कहते हैं कैप्टन ट्राई टू मैनेज, तो फ़र्क है ना दोनों में। बिल्कुल सही। तो लाइफ ओवर हेयर इज़ टफ, लाइफ ओवर देयर इज़ ईजी। अच्छा, यूजुअली इसके बारे में कहा जाता है कि ये दोनों के बारे में, कैप्टन भी और पायलट भी, कि भाई बस ये तो इनका तो थूक खुश्क हो जाता है नोट गिनते गिनते, ये हकीकत है? नॉट वेरी ट्रू, नॉट वेरी ट्रू। कितना ट्रू है ये? अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ठीक है। मैं अगर ये कहूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ वन ऑफ द प्रोफेशंस दैट पेज यू वेरी हैंडसम सैलरी, तो इट वोंट बी रॉन्ग, ठीक है। 40-50 लाख महीने का होता है इसमें? I cannot disclose the number. नहीं, हाइपोथेटिकल नंबर है, चले अपने जूनियर्स का ही बता दें, मैं आपका नहीं पूछ रहा। It's good enough. मतलब इतना है कि अच्छी लिविंग आपकी, और आप आराम से अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं, इट इज़ गुड इनफ। बट एट द सेम टाइम कहते हैं कि आपको यू कैन नॉट हैव एवरीथिंग इन द लाइफ। वो तो ऐसे ही है, ठीक है। मुझसे जब भी कोई बंदा पूछता है ना कि यार आपको बस आप सब, अब आप ये सोचें कि हमारे प्रोफेशन में ऐसे लोग भी हैं जो कि सिर्फ इस पैसे के लिए साल में 11 महीने जहाज़ पे रहते हैं और 1 महीना घर जाते हैं, ठीक है। और ऐसे लोग भी हैं हमारे प्रोफेशन में जो कि कहते हैं कि हमने बस 4 महीने सेल कर लिया ना, अब अगले 6 महीने हमने नहीं आना, अपने बच्चों के पास हमने रहना है, बिकॉज फॉर देम द प्रेफरेंस इज देयर फैमिली, ठीक है। कुछ मेरी तरह के लोग भी हैं जो बैलेंस करके चलते हैं कि यार मैंने 4 महीने जहाज़ पे ले लिया, अब मैं 4 महीने घर रहूँगा, ठीक है। तो यू विल फाइंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल। अब जो पहली तरह के लोग हैं, पैसे वाले, जो उसको गिनना पसंद करते हैं, वो हमें बेवकूफ़ कर दानते हैं। वो मुझे, बल्कि वो इंडिया के हैं कैप्टन, वो मुझे कहते हैं कि कैप्टन साहब आपने बहुत लॉस किया इस साल। मैंने कहा सर आपकी नज़रों में इट्स लॉस, फॉर मी इट्स नॉट, आई एम हैप्पी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, देखिए प्रायोरिटी सारे की अपनी अपनी है।
तो यू कैन डू वट एवर यू लाइक टू डू, ठीक है। वो उस चीज़ में खुश हैं, हम उस चीज़ में खुश नहीं हैं। बिल्कुल सही है। हमारे घर में जब भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़, मेरी आजकल स्पेशल प्रेफरेंस ये होती है कि यार छोटी ईद, बड़ी ईद, रमज़ान, ये सब बच्चों के साथ मेरे क्या बात है। नहीं, डेफिनेटली सर, ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। बाकी पैसा तो देखिए एक टाइम होता है, पैसा आपको अच्छा लगता है, लेकिन एक एज आती है, उसके बाद आप कहते हैं नहीं, आप प्रायोरिटीज़ चेंज होनी चाहिए। सर बैलेंस रख के चले यार। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। मैंने हमेशा कोशिश यही की है कि पहले अपने बहन भाइयों के लिए सब कुछ करता रहा माशाल्लाह, तभी मेरी, हाँ जब मुझे ज़रूरत थी तो मैंने ज़्यादा भी सेल किया। आई वोंट बी टेलिंग यू एनी लाई, जब भाई की फ़ीस देनी है, ऑस्ट्रेलिया में वो पढ़ रहा है, डॉलर में उसकी फ़ीस है, तो अब क्या करेंगे, आपको सारी बात, अब 2 महीने जहाज पे फालतू लगाएंगे तो आप उसकी फ़ीस देंगे ना, वो फ़ीस आसमान से तो गिरेगी नहीं। ट्रू, ठीक है। तो मैंने ज़्यादा सेल भी किया, ठीक है, बट एट द सेम टाइम जब बहन भाइयों से फारिग हो गया, बच्चे अभी छोटे थे, तो मैंने 8-8 महीने भी मैं घर पे रहा हूँ। बिल्कुल मैं नहीं जाता यार, बाद में जाऊँगा आराम से, ठीक है। सो इट डिपेंड्स। मैंने हमेशा बैलेंस रखने की कोशिश की है, और थैंकफुली मेरे जहन में ना कभी इस तरह की कोई चीज़ आई है, ना इस तरह की चीज़ की जगह, इस चीज़ की जगह ज़िंदगी में नहीं है। नहीं, अच्छी बात है सर, इस चीज़ का तो देखें कोई, इसकी कोई लिमिट नहीं है। सर हर एक अपनी किस्मत है ना। आप अपने बच्चों को, हज़रत उमर का कॉल है ना कि मैं अपने बच्चों को, अगर ये किसी काबिल हुए, ठीक है, तो मुझे इनके लिए कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, और अगर किसी काबिल ना हुए तो पूरी सल्तनत भी इनके लिए थोड़ी तबाह कर देंगे। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें जो आपकी अपनी खुद की पर्सनल अपग्रेडेशन है, ज़ाहिर है ये डोमेन ऐसी है कि इसमें हर वक्त आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो ख़ुद की पर्सनल ग्रूमिंग के लिए क्या करते हैं, इसके नॉलेज के लिए क्या कोर्सेज वगैरह करते हैं रेगुलरली, क्या चलता है इसमें? कोर्सेज होते हैं हमारे, ठीक है, दैट इज़ वन थिंग। और सेकेंडली क्या है कि कंपनीज ने अपना बड़ा अच्छा एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया हुआ है, वो थ्रू ईमेल और थ्रू उनकी अपनी वेबसाइट्स, वो हमें लेटेस्ट जितनी भी चेंजेस आ रही होती हैं उसे हमें आगाह करते रहते हैं। ओके, सो दैट इज़ हाउ वी स्टे इन टच। और फिर सेकेंडली हमारे पास ईमेल्स आती हैं, मेमोरेंडम्स आते रहते हैं। देयर आर मेनी वेज, क्योंकि अब तो चीज़ें आसान हो गई हैं, हर चीज़ उन्होंने मोबाइल पे भेजनी है, आपके पास पहुंच जानी है, बिल्कुल सही है। तो इट्स ईजी नाउ अ डेज। ठीक है, तो उसमें मतलब वहीं से आप अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, चीज़ें सारी जो है। बिल्कुल सही होगा। लास्ट में सर मैं पूछना चाहूँगा, इससे पहले हम पॉडकास्ट एंड करें, ओके, वीडियोस का जो आपका ये शौक है, क्योंकि आपकी जो डोमेन है वो इतनी मतलब डिफरेंट है इस वर्ड से जो भी आप कर रहे हैं कि उसका इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, यूजुअली लोग पसंद भी नहीं करते। और आपकी इतनी समझ लें कि एक टेंशन वाली जॉब है कि जिसमें पूरा जहाज़ आपके सर पे चल रहा है, ठीक है, किसी को नहीं भी कोई, क्योंकि आपने कहा ना कि हर चीज़ में आप इन्वॉल्व हैं, किसी को नहीं भी भागा भागा कैप्टन के पास ही आ रहा है। इतनी सारी टफ रूटीन में ये आइडिया सबसे पहले आया कैसे, और फिर इसको इम्प्लीमेंट किस तरह से किया? देखिए, पहले चीज़ तो मैं ये बता दूँ कि ये कमेंट्स में भी लोगों ने कई दफ़ा ये बात चीज़ पूछी है, तो मैं एक चीज़ क्लियर ये कर दूँ कि मैं वीडियो बनाता तब हूँ जब मैं बना सकता हूँ। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल को अभी देखेंगे तो मैं घर आने के बाद मैंने 4 वीडियोस अपलोड की हैं, लेकिन उससे पहले 5 महीने तक मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं थी की, बिकॉज आई वॉज बिजी। सही, बिकॉज फर्स्ट प्रेफरेंस इज़ ऑलवेज योर जॉब। तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस तो मेरी जॉब है, ठीक है। तो 5 महीने मुझे टाइम नहीं मिला तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, तो अक्सर ये लोग पूछ रहे थे ना आपके पास इतनी टाइम कैसे मिलता है? तो जब टाइम मिलता है तब बनाता हूँ। ये नहीं है कि यूट्यूबर्स के हफ्ते में 2 बनाने हैं, महीने में 4 होनी चाहिए, ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है मेरी। हाँ, घर में होता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि ऐसा बनता रहे। दूसरा, आइडिया कैसे आया? आइडिया दिया मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स ने, ठीक है। क्योंकि मैंने जब शुरू में चैनल बनाया था ना, तो ये चैनल मैंने बेसिकली बस अपना, मुझे टेक्नोलॉजी का बड़ा शौक है, ठीक है। वो टेक्नोलॉजी का जो शौक है ना, उसको पूरा करने के लिए मैंने बनाया था। तो उसमें मेरा इरादा ये था कि मैं डिफरेंट टेक्नोलॉजी बेस्ड वीडियोस बनाऊंगा। तो उसमें इत्तफाकन मैं एक दफ़ा मैंने वो लिया था आईफोन, आई थिंक 11 प्रो मैक्स था। तो मैं अपने शिप पे खड़ा हुआ उसका मैं रिव्यू कर रहा था, और मैं कैमरे में इसको फ़ोन को ऐसे करके दिखा रहा था, और पीछे ना वो शिप का डेक नज़र आ रहा था, समंदर नज़र आ रहा था। सही। तो कुछ लोगों ने पूछा कि पीछे क्या है, कहाँ खड़े हुए आप? ये सम पीपल अर्लियर थॉट कि मैं शायद ना पीछे ग्रीन स्क्रीन लगा के खड़ा हूँ। तो मैंने कहा नीचे ग्रीन स्क्रीन नहीं है, ये जहाज़ है मेरा, मैं वहाँ पे खड़ा हूँ। तो ने कहा तो उसके बारे में वीडियो बनाओ, इनके बारे में क्या वीडियो बना रहे हो, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। मैं ये समझता था कि यार मेरा प्रोफेशन तो बिल्कुल एक इंतहाई बोरिंग किस्म का प्रोफेशन है, किसने इसके बारे में वीडियोस देखी? आई नेवर न्यू दैट पीपल वांटेड टू वॉच इट, बट नाउ आई नो। तो उन्होंने सब्सक्राइबर्स नहीं बताया कि जितने मज़े की आप वहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट करते हैं ना, ठीक है, वो आपके इंटरेस्ट भी शो कर रहा होता है, वो वाकई लग रहा होता है कि यार नहीं भी देखना ना, देखो, अच्छा सुनो तो सही क्या बात हो रही है। और खूबसूरत लोकेशन जो आप दिखा रहे होते हैं, और वैसे भी पीछे वो ग्रीन स्क्रीन का जो आ रहा होता है ना, वो यूँ ही लगता है कि ग्रीन स्क्रीन है। हाँ, पानी वो खूबसूरत वेव आ रही होती है, एक्चुअल समंदर है। बिल्कुल। तो वहाँ से आपने ये जर्नी स्टार्ट की। Exactly, तो उसके बाद फिर जब आपने ये स्टार्ट कर दिया कि ठीक है यार अब बनाऊंगा ये सारा, एडिटिंग वगैरह सारी, कैमरा कौन होल्ड करता है आपका, लाइटिंग किस तरह मैनेज करते हैं? कोई होल्ड नहीं करता, कैमरा ट्राइपॉड पे रखा होता है, मैं सामने बैठा होता हूँ। जब स्टूडियो में बैठा हूँ तो मैंने वो अपना एक वो कौन सा पता नहीं माइक है, वो मैंने वो लगाया हुआ है, अदरवाइज मेरा वो क्लिप ऑन माइक है, ठीक है। तो कोई भी नहीं होता, सिंगल मैन आर्मी। हाँ, आई डू एवरीथिंग माई सेल्फ, ठीक है। स्क्रिप्टिंग में पिछले साल मेरे पास था, जब मैं घर पे था तो एक लड़का था, वो एडिटिंग करता था मेरे लिए।
पर वो पिछले 3-4 महीने ही था, पिछले साल 3-4 महीने तक ही वो था, उसके अलावा वो लटका जो था वो मेरे साथ नहीं था। तो बाकी हर चीज़ मैं खुद ही करता हूँ। कभी ऐसा हुआ कि वीडियो बना, क्योंकि ज़ाहिर है ट्राइपॉड पे बना रहे हैं आप, बैक कैमरा से बनाते हैं? जी, बैक कैमरा से बनाते हैं, फ्रंट से? कैमरा है मेरे पास, प्रॉपर DSLR। अच्छा, DSLR है। हाँ जी, तो उसका अपनी तरफ से फ्लिप की होती है? हाँ, स्क्रीन फ्लिप की होती है। स्क्रीन फ्लिप की होती है। कभी ऐसा हुआ है कि बनाया और उसके बाद लाइट वाइट, क्योंकि थोड़े डिस्टेंस पे होते हैं तो छोटी LCD में उतना क्लियर नहीं होता, तो क्योंकि ओपन सी में आप हैं तो लाइट के रिफ्लेक्शन और सारा वो बाद में यार ये क्या बन गया? मेरे साथ हमेशा एक प्रॉब्लम हुआ है, लाइट्स वाइट्स का मुझे कोई इशू नहीं हुआ। वो मैं यूजुअली क्या करता हूँ कि मैंने जैसे एक कैमरा सेट किया ना, तो मैं पहले किसी को बुला के, यार एक मिनट ज़रा यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे मैंने शूट करना है। ठीक है। तो आई मेक हिम स्टैंड ओवर देयर, उसके सामने मैंने अपनी वो ISO हर चीज़ मैंने एडजस्ट कर ली, सही। हर चीज़ मैनुअल करके ना मैं जाके रिकॉर्डिंग करता हूँ, मैं ऑटो पे रिकॉर्ड नहीं करता सही है, कभी। बिल्कुल सही। तो इसलिए मुझे वीडियो का तो कभी इशू नहीं हुआ। अलबत्ता वही बात जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, ऑडियो, ये मेरे साथ कई दफ़ा हो चुका है कि आई फॉरगॉट टू पुश द रिकॉर्ड बटन और एंड में पता चला जी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब यहाँ तो फिर स्टूडियो का क्वाइट इन्वायरमेंट है, कैमरा रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आसान होगा। यहाँ से नहीं रिकॉर्ड हुआ, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड हुआ। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। वहाँ पे जहाज़ पे ऐसा नहीं होता, आपने कैमरा इतनी दूर भी रखा हुआ है तो कैमरा जो रिकॉर्ड करेगा वो सिर्फ नॉइज़ होगा। हाँ। इसके अलावा आपकी आवाज़ तो आई नहीं रही होगी कैमरे में, आपकी आवाज़ क्लिप ऑन माइक में ही रिकॉर्ड होनी है। ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। अब हम तो यहाँ पे क्वाइट करके बिल्कुल रिकॉर्ड करें ना, आपने AC भी कम कर दिया, सब कुछ कर दिया, वहाँ पे तो हवा भी चल रही है, तो समंदर की आवाज़ भी आ रही है, वो सब आपने रिकॉर्ड भी करनी है और फिर सब आपने नॉइज़ निकालना भी है बीच में से। तो आपने अगर वो क्लिप ऑन माइक से खुद कुछ रिकॉर्ड नहीं किया तो वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा। तो सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन वो होती है कि उफ अब दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही है। तो फिर ये जहाज़ पे सारा कुछ एडिट वगैरह कर रहे होते हैं, वहाँ पर्सनल सिस्टम रखा हुआ है आपने, उसी से सारा कुछ करते हैं? जी, सेम मैंने मैकबुक रखी हुई है, तो उसी पे कर लेता हूँ, उसी पे बैठ के कर लेता हूँ, खुद ही कर लेता हूँ। और फिर जब अपलोड वगैरह करते हैं वो भी सारा वहीं से ही? वो भी सारा वहीं से, मोबाइल नेटवर्क आ जाए तो कर लेता हूँ। पहले कुछ टाइम मैंने कोशिश ये की थी कि मैं मतलब अपने एडिटर को सेंड करता था, वो फिर नोक पलक सवार के फेसबुक पे यहाँ वहाँ अपलोड कर देता था। पर देन आई सॉ कि यार वो भी बेचारा जो है कुछ सही मज़े का काम नहीं था कर रहा। मैं ये भी मैं 5 मिनट का काम है, अपलोड करना कौन सा बड़ा, ये खुद ही कर देता हूँ मैं। सही, बस ऐसी जर्नी मज़ा आ रहा है अभी तक? मज़ा आ रहा है जब इसको बैलेंस करते हैं, ज़ाहिर है दोनों चीज़ों को बैलेंस करना बड़ा मुश्किल भी होता है। ठीक है, कभी फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। तो कैसे मोटिवेट होते हैं दोबारा मोटिवेट बहुत मुश्किल से होता हूँ। जैसे भी 5 महीने का गैप आ गया था ना, घर आने के बाद मैंने सोचा वीडियो बनाऊँ, मैंने कहा छोड़ो पहले बच्चों के साथ घूमने चलते हैं। घूमने चल के आए, अब आने के बाद भी मैंने कहा बनाऊँ, रहने दो, बनाऊँ ये 1 हफ्ता भी गुजर गया, 2 भी गुजर गए, वो मोटिवेट होना बहुत मुश्किल काम होता है। तो लेकिन उसके बाद फिर ये क्या करता हूँ कि अब जिस तरह 4-5 महीने मैंने वीडियो नहीं बनाई तो मैं अपना यूट्यूब स्टूडियो भी नहीं था खोलता, कुछ भी खोल के देखता ही नहीं था कि क्या कमेंट्स आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे, मेरी वजह से। ठीक है। फिर मैंने व्हाट्सएप बिजनेस खोला, मैंने कहा अच्छा फलां का कमेंट आया फलां का, मैंने कहा नहीं यार लोग चाह रहे हैं कुछ बनाओ, चलो कुछ बनाते हैं। सो फिर जब वो बनाने के लिए बंदा सोचता है, फिर बैठता है, फिर थोड़ी बहुत हल्की मोटिवेशन। वैसे आपको एक बात बताऊँ, यू आर लकी इनफ कि आप इतने लंबे गैप के साथ वीडियो अपलोड करते हैं और उसके बाद भी आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं और आपसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। अदरवाइज़ ये यूट्यूब की तो दुनिया से भाई, एक दिन आप अपलोड नहीं कर रहे हैं, मैक्सिमम 2-4 दिन 5 दिन देखेंगे, आपका यूज़र गया कहीं और दोबारा वापस बाउंस बैक भी नहीं करता आपके प्रोफाइल के ऊपर। तो ये आप वाकई लकी हैं कि आपका टॉपिक ऐसा है, माशाल्लाह लोग चाहते हैं आपको और आपकी जो ना कंटेंट को सराहते हैं, और वो इतने अर्सा गैप के बावजूद भी वेट कर रहे हैं और आपको कमेंट कर करके आपसे कांटेक्ट में आते हैं। मुझे भाई वही बात है, मैंने आपको शुरू में जो कहा था कि आई हैव गॉट वेरी एजुकेटेड ऑडियंस, हर एक के पास होती नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, और एट द सेम टाइम मुझे ये भी पता है कि वट एवर आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट, और ये लोग मुझ पर ट्रस्ट भी करते हैं कि हाँ यार ठीक है, ये चलो कुछ तरह से बाद ही बना लेगा, कुछ अच्छी चीज़ बना के हमारे सामने लेके आएगा। तो एजुकेटेड ऑडियंस होने का फ़ायदा एक ये भी होता है कि उनको जो चीज़ आपसे मिल रही है, इसका मतलब है शायद उनको वो चीज़ कहीं और से ना मिल रही हो, प्रॉबली। बिल्कुल ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि समबडी इज़ अ गुड क्रिएटर और अ बैड क्रिएटर, बट प्रॉबली आई एम गिविंग समथिंग कि जो उनको शायद पसंद आ रही है, तो दे बाउंस बैक वेरी क्विकली। मुझे अभी तक ये पहला फेज़ जो मैंने आपको बताया ना कि 5 महीने का, ये पहला गैप नहीं था। सही। इसके अलावा इस चैनल में बहुत सारे गैप्स आए हैं, ठीक है, बट इट हैज़ नेवर हैपेंड कि मैंने दोबारा वीडियोस अपलोड करना शुरू की और मेरी वीडियोस पे व्यूज़ ना आए हों और लोगों ने मुझसे दोबारा रब्ता ना किया, ये नहीं हुआ। वाह क्या बात। ठीक है, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू अल्लाह ऑलमाइटी एज़ वेल कि इतनी एजुकेटेड ऑडियंस हर एक को मिलती नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। एक तो लोगों की जो वीडियोस के नीचे जो आ रही होती है कमेंट्स वॉमेंट्स, वो पढ़ के आपको अंदाज़ा हो जाता है कि क्या है, क्या कहानी क्या नहीं है। तो आई एम वेरी थैंकफुल। लास्ट सवाल सर, इससे पहले कि मैं इसको क्लोज करूँ, आपकी जो कंपनी है, क्योंकि ज़ाहिर है आप उसी फैसिलिटी के ऊपर जो है चल भी रहे हैं, उसी फैसिलिटी के ऊपर आप वीडियोस भी बना रहे हैं, तो कभी उनको हुआ नहीं इशूज़ के इस तरह का कंटेंट क्यों आप बना रहे हैं? नहीं,
दे हैव गाइडलाइंस. फर्स्ट ऑफ ऑल ये था कि मैंने जब शुरू में स्टार्ट किया था ना, तो उस वक्त थोड़ा सा एक इशू थोड़ा सा क्रिएट हुआ था, बिकॉज इट वॉज अगेंस्ट देयर गाइडलाइंस. ठीक है, अब मैं अपनी तरफ से कंप्लाई कर रहा था, तो उनकी मेरे से बात हुई, मैंने उनको बताया, मैंने कहा आई एम ऑलरेडी कंप्लाइंग विद ऑल द गाइडलाइंस. मैंने कहा नहीं कैप्टन, अगर तुम देखो तो तुमने फलां जगह पे ये दिखा दिया, ये हम नहीं चाहते, ये हम नहीं चाहते. मैंने कहा ओके, नो इशू. But then slowly they also became comfortable with me and I also became comfortable with them, because they also know कि यार ये ऐसा हो नहीं सकता कि कोई basically they are only worried about one thing, that is their confidentiality. ठीक है, बिल्कुल सही है. ठीक है ना, और about the cargo और charters brokers की यार ऐसी थर्ड पार्टी की चीज़ें नहीं दिखाना. Now they know कि इतने अरसे से बनाता हुआ बंदा आ रहा है तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं. बिल्कुल सही. सो वी आर कंफर्टेबल विद ईच अदर. बल्कि इनफैक्ट अब तो मैं खुद कंपनी के लिए भी काम कर रहा हूँ. अच्छा. हाँ, उनके लिए ट्रेनिंग वीडियोस में शूट करता हूँ. इंग्लिश की वीडियोस वो होती हैं, और आई मेड क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम. ठीक है, तो दे आर लाइकिंग इट अ लॉट, और बड़ी अच्छी मैंने बनाई हुई है. मैं आपको पॉडकास्ट खत्म होने के बाद मैं आपको एक दो दिखाऊंगा. ज़रूर. बहुत शुक्रिया फैद भाई, थॉरली मुझे बहुत मज़ा आया. रोज़े की हालत में हम एनर्जी उस तरह से तो नहीं है, लेकिन मेरी यूजुअली कोशिश ये होती है कि मैं बड़ा एनर्जेटिक होकर ना अपने गेस्ट के साथ करता हूँ, लेकिन थोड़ी सी आज एनर्जी मेरी डाउन हुई है. सभी की हो जाती है शाम को. नहीं, मेरी वैसे भी कुछ, मैं आज मेरा ख्याल है ये कोई 16वें दिन के बाद आज पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आई वाज नॉट फीलिंग, मैं एक चोट लग गई थी, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा डाउन चल रहा था. लेकिन ओवरऑल मुझे मज़ा आया. ठीक है, और जो कॉन्टेंट आप शेयर कर रहे हैं सर, बहुत मज़ेदार कॉन्टेंट है, इसको कंटिन्यू कीजिए. जैसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि गैप ना लाएं इतना लंबे क्योंकि देखिए जो अच्छी चीज़ है ना हमारे माशरे में इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अच्छा कंटेंट बन ही नहीं रहा. बड़े चंद एक लोग हैं, अगर वो भी इतने लंबे गैप्स लेने लग जाएंगे ना, तो बेचारी आवाम का क्या कसूर है. तो अच्छा कंटेंट बनेगा तो हमारी ऑडियंस जो है लॉयल भी होगी, और लोगों का इस डोमेन की तरफ इंक्लाइन भी होगा. तो बनाते रहिए सर, लगे रहिए. ठीक है, बाकी तो आप अपना अच्छा काम कर ही रहे हैं, तो इस डोमेन में भी लगे रहिए. बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी. आई होप कि आप लोगों को ये एक खुशकी और पानी वाली जो कहानी है ये पसंद आई होगी. कोशिश मैंने यही की कि ऐसे सवालात किए जाएं जो कि एक कॉमन, एक बिल्कुल लेमैन की तरह. मेरे पास हालांकि लिखे हुए सवाल भी थे काफ़ी सर जो टेक्निकल थे, मैं उसमें खुद ही नहीं गया, क्योंकि टेक्निकल सवाल आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे. ये एक जिसको कहते हैं ना मासूमाना सवाल, ये मैंने मासूमाना सवाल पूछने की कोशिश की है, ताकि जो है वो चीज़ हमें पता चल सके जो एक कॉमन मैन सोचता है. वो कहते हैं समुंदर को बाहर दूर से देखना, उसकी लहरों को देखना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसके जो अंदर होता है उसके साथ क्या बीतती है वो जानने की कोशिश की है. एंड आई होप कि आप लोगों को ये कंटेंट पसंद आएगा. पसंद आए तो सिर्फ शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस टाइमली आप तक पहुँचे. चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखिएगा. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.